शुरू करें? रेडी? जो खाना है खाते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस अटेंशन यहाँ पर होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि दिमाग की खुराक होती है खाना, एंड फ्रूट्स आई थिंक आर द बेस्ट 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 ऑप्शंस, जो कि आपके दिमाग को मतलब बढ़िया वाला ग्लूकोज सप्लाई करते हैं। द मोर यू इनटेक योर फ्रूट्स, द मोर यू विल फील एनर्जेटिक। और कुछ अभी recently I was taking a seminar that I was taking a webinar at Allahabad branch of ICAI. So that was for the students of CA Foundation and Intermediate, and there was a query from a student side कि मैम आपने तो बताया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब बता दिया, टेक्निक्स भी बता दी। मेरा आपसे सिर्फ इतना सवाल है, आप मुझे बताओ कि नींद कैसे कम करें, मतलब नींद खत्म नहीं होती हमारी, ठीक है? सो क्या आपके साथ भी प्रॉब्लम है कि मतलब जब देखो, या तो ऐसा मतलब हमारे मन को ऐसा करता है कि मैम एक दिन ना मतलब सोने को ही मिल जाए बस, कि बस जिस दिन ना मतलब कोई ये भी टेंशन ना हो कि मोबाइल में कुछ देखना है, कोई मैसेज आ जाएगा या कोई होमवर्क करना है, मतलब विदाउट एनी टेंशन एक दिन की मैम नींद मिल जाए बस। वो नींद हमारी कभी ऐसे मिलती नहीं है, अब इसीलिए हमारी एस्पायरेशंस बढ़ती रहती हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है? सो ऐसे ही कोई क्वेश्चंस बच्चे ने पूछा तो मैंने कहा ठीक है। सो सबसे पहली बात तो ये कि ऑफ कोर्स उसने एग्जामिनेशन के लिए पूछा था, एग्जामिनेशन टाइम के लिए पूछा था। तो वहां पर हम ये बोलते हैं कि जैसे बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि भैया एग्जाम आ गए, अब हम 16-16 घंटे पढ़ेंगे। अब जहां पर आप 4 घंटा पढ़ रहे हो और डायरेक्टली आप 16 घंटा पढ़ोगे तो आपको पक्का नींद आने वाली है। एक दिन आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, बट सेकेंड डे आप नहीं पढ़ पाओगे, आपको दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। तो जो भी आप पढ़ने का लेवल बना के रखते हो या जो आपका काम का लेवल है, जो भी आपको इंक्रीज करना है उसको धीरे धीरे करके इंक्रीज करें। 4 का 4.5 घंटा करें, फिर 5, फिर 5.5, ऐसे करके इंक्रीज करें। फर्स्ट थिंग इज दिस। एंड सेकेंडली, अपनी डाइट में से राइस एंड आलू, इन दोनों आइटम्स को डिलीट कर दें। राइस एंड आलू, द मोर यू ईट राइस एंड आलू द मोर लिथार्जिक यू आर। तो जो लोग राइस और आलू खाते हैं तो उनको ज्यादा नींद आती है कंपैरेटिवली। किस किसको पसंद है चावल और आलू? मेजरली सबको ही, मतलब मैं तो उनमें से हूँ, मुझे आलू इतना पसंद है। शरीर मेरा ठीक है, गाजर जैसा है, बट खाने में मुझे आलू पसंद है। जब नवरात्रों के फास्ट होते हैं ना, तो मैं फास्ट ही मतलब उसमें फास्टिंग में भी सिर्फ आलू 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 आलू, मतलब बोरी भर के आलू आते हैं और उसका सिर्फ क्या बन रहा होता है, फ्रेंच फ्राइज, कि हाँ भाई फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं विदाउट सॉल्ट ऑब्वियसली। तो आलू का तो संबंध सबके साथ बहुत गहरा है। और जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल है ना, हर डिपार्टमेंट के साथ में ऐसी है, आलू है वो हर एक के साथ में, हर सब्जी के साथ में इसको चाहिए। मतलब हम शिमला मिर्च की सब्जी खाली इमेजिन नहीं कर सकते, इट हैज टू बी आलू शिमला मिर्च ओनली, है ना? सो जो आलू है इसको आपको अवॉइड करना है। और इन केस अगर आपको इसको लेना भी पड़ जाता है तो आप जो है इसको, इस आलू को बॉइल्ड बॉइल्ड फॉर्म में लें, ओनली ओनली द बॉइल्ड, नॉट ऑन द फ्राइड मोड। फ्राइड ना ले, जैसे सब्जी के साथ फ्राई सौते हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए, फ्राइड नहीं होना चाहिए, मतलब ऑयल नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लेना भी पड़ रहा है इट शुड बी बॉइल्ड। बॉइल्ड आप ले सकते हो, बट हम तो वो लोग हैं मैम जो चाय के साथ पापड़ भी आलू का खाते हैं, है ना? तो आलू और राइस, इसको अगर आप छोड़ देते हैं, आप अपनी डाइट में इसको 1 वीक के लिए छोड़ के देखिए, और फिर उस वीक जिस वीक आपने छोड़ा है ना, उसका नेक्स्ट वीक अपने एनर्जी का लेवल नोटिस करिएगा। यू विल फाइंड अ ड्रास्टिक चेंज एंड यू विल थैंक मी लेटर। ताकि आपकी इससे आपका हेल्थ भी मेंटेन है, आपकी तोंद भी नहीं निकलेगी और आपका दिमाग भी मेंटेन है। नहीं, मैं कोई न्यूट्रिशन नहीं हूँ, बस बता दिया। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड होना ही चाहिए। ठंड लग रही थी? नहीं? अच्छा, ओके। सो चैप्टर नंबर 4, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं? ई कॉमर्स। कौन सा कर रहे हैं? ई कॉमर्स। तो मैं खाली यहाँ पर ई कॉमर्स लिख दूं? चलो। सो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में नहीं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ ई कॉमर्स। ओके, ई कॉमर्स के अंदर कितने पार्ट्स हैं? जल्दी बताएंगे कितने पार्ट्स? 4। पहला कौन सा है? कॉन्सेप्ट्स, ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स। दूसरा कौन सा है? वेरी गुड, ई बिजनेस
ये ऐसे क्यों चल रहा है? जैसे वो पेन इंक नहीं छोड़ती। ई बिजनेस मॉडल्स एंड मार्केट्स, ये आपका सेकेंड पार्ट आता है। हाँ जी, चलिए। सो हम लोगों ने अब नेक्स्ट करना है, आ जाइए। क्या मुझे रिवाइज करने की जरूरत है? नहीं, आज कुछ फ्रेश करें। चलो, होमवर्क भी दिया था मैंने आपको एक, ठीक है। इजी टॉपिक करते हैं सबसे पहले, सबसे आसान टॉपिक, ठीक है। चलो, क्या आपको चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक याद है? वर्किंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। उस पे कितने एंड्स होते हैं? कौन कौन से? ठीक है, वो आपको याद है ना? अगर तो बस, जो अब हम टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो टॉपिक आपके बाई हाथ का काम है। टॉपिक नहीं मिला क्या? मिल गया? कराएं शुरू? ओके, सो द टॉपिक नेम इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम। आर्किटेक्चर समझेंगे मेरी बात ध्यान से, एक एक वर्ड। आर्किटेक्चर, यू अंडरस्टैंड? आर्किटेक्चर यानी कि फ्रेमवर्क। जो इंजीनियर होता है वो क्या करता है? आर्किटेक्ट, यानी कि ढांचा बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है। सिमिलरली हम कह रहे हैं कि अगर हम एक ढांचा बनाए, किसका? अगर हम एक ढांचा बनाए किसका? एक नेटवर्क सिस्टम का, तो वो ढांचा किस प्रकार का हो सकता है? मैम अभी नेटवर्क सिस्टम कौन सा? हमने कहा नेटवर्क सिस्टम बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर and the service recipient. Now who is the recipient? Recipient is the user. Recipient is the user. So there is the network between the user, that means the service recipient, and the service provider. इनके बीच में हम क्या बना रहे हैं? नेटवर्क। और उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि क्या हम कैसे नेटवर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं बिल्कुल भी टेक्निकली नहीं पढ़ाऊंगी, मतलब आईटी को भूल जाओ अभी और याद करो थोड़ा कुछ अलग। आप लोगों ने ट्रैवल किया है तो आप लोगों ने ट्रेन्स में देखा होगा, वी हैव वेरियस काइंड्स ऑफ कोचेस, स्लीपर क्लास, सेकंड एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, देखा है? पता है इन कोचेस के बारे में? बोलो हाँ या ना। यस यू, पता है? नहीं पता है? सो स्लीपर क्लास में क्या होता है? नॉर्मल सीट्स होती हैं जिसमें एसी नहीं होता है, ठीक है। और वी हैव एसी के अंदर वी हैव दिस कैटेगरी, वी हैव थर्ड एसी, इसको 3 एसी बोलते हैं, वी हैव सेकंड एसी एंड वी हैव फर्स्ट एसी, ठीक है। ओके, तो ये 3 हमारे लेके चलते हो अभी, ठीक है? इतना समझ में आया? थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी, इनमें डिफरेंस क्या होता है? एसी तो सब में चलेगा, बताओ डिफरेंस किसमें होता है? What is the difference between third AC and second AC? दोनों में एसी चल रहा है, चल तो दोनों में एसी रहा है, बट डिफरेंस क्या है? 3 और 2 में क्या डिफरेंस है? वाह, वो डिफरेंस क्यों है? क्या ऐसा आपको मिल रहा है? बताओ। थर्ड एसी के अंदर जो बर्थ होती है ना, वो 3 होती हैं, 1 2 3। एक बंदा नीचे लेटेगा, एक बंदा बीच में और एक बंदा सबसे ऊपर। 3 लेयर्स होती हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? थर्ड एसी। तो बताओ 2 एसी यानी सेकंड एसी में कितनी लेयर होती होंगी? मैं कहती हूँ कैलकुलेशन मेरे अकॉर्डिंग करो तुम, लेयर तो 2 ही है ना, अगल बगल में लेयर थोड़ी हो गई, वो तो एक ही लेयर में काउंट होगी। यार कैसी बातें कर रहे हो? बताओ थर्ड एसी में कितना? अभी 5 मिनट बाद, तुम अभी थक के आए हो, गर्मी लगेगी अभी नहीं। हाँ जी, एट द बैक, यस। थर्ड एसी के अंदर कितनी लेयर्स? 1 2 3। एक आदमी नीचे सोएगा, एक आदमी बीच में सोएगा और एक आदमी सबसे ऊपर सोएगा। सबसे ऊपर सोने वाले की चांदी चांदी, पूछो क्यों? एसी सबसे ऊपर है, तो ये बच्चा जो है सबसे ऊपर की सीट पे जाके बैठ जाएगा और मैं सबसे नीचे की सीट पे जाके बैठूंगी। ठीक है, अच्छा, okay. Talking about second AC. Now in second AC, the middle berth gets omitted. We only have the upper berth and the lower berth. Now berth you understand? यहाँ पर berth में BI नहीं होता है, it is BERTH. So जो लेयर होती है ना जिसपे हम सो के जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बर्थ,
ठीक है. सो इन थर्ड एसी वी हैव 3 लेयर्स, दैट मीन्स 3 बर्थ, एंड इन सेकेंड एसी वी हैव 2 लेयर्स, यानी कि 2 बर्थ्स. इज दैट क्लियर? यानी कि 2 लेयर्स आपके चलती हैं, दैट इज द लोएस्ट लेयर एंड द टॉप मोस्ट लेयर. कोई दिक्कत यहां तक? बोलो हाँ कि ना. तो क्या मैं कह सकती हूं ये ट्रेन का आर्किटेक्चर है, ये ट्रेन का आर्किटेक्चर है कि सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ट्रेन वाले लोग, यानी कि जो ट्रेन की सर्विस देते हैं वो आईआरसीटीसी कह लीजिए, रेलवे डिपार्टमेंट कह लीजिए, रेलवे डिपार्टमेंट अपने सर्विस रेसिपिएंट को यानी कि हमको, हम कौन है? यूजर. हम कौन है? पीपल. हमको सर्विस मिल रही है, हम कौन है? यूजर. तो यूजर को कितने टाइप की सर्विस मिल रही है? थर्ड एसी, सेकंड एसी. क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना. चला देते हो कॉन्सेप्ट, फिर बंद कराया तूने. कॉन्सेप्ट की डैश हो जाएगी. अब सुन लेना मेरी बात. चल गया मेरे ख्याल से अब. ओके, सो मुझे बताओ सर्विस प्रोवाइडर कौन? रेलवे डिपार्टमेंट. और सर्विस रेसिपिएंट कौन? हम लोग, हम पैसेंजर्स. एंड हम इसको कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं? यूजर. इतनी बात समझ आती है? ठीक है. तो सर्विस प्रोवाइडर एंड यूजर का एक नेटवर्किंग आर्किटेक्चर है, जिसको कि हमने कहा, अभी मैंने थर्ड एसी और सेकेंड एसी की बात करी तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, थर्ड एसी एंड सेकेंड एसी. ओके. अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कि बताओ मुझे कि थर्ड एसी और सेकेंड एसी में लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो किस में कम लेयर्स हैं? ऑफ कोर्स. एंड थर्ड एसी में कितनी लेयर बढ़ जाती है? +1. यस और नो? ठीक है. अब ध्यान से मेरी बात सुनना. आपने मुझसे पढ़ा फ्रंट एंड बैक एंड पढ़ा. तो एक लेयर हो गई फ्रंट एंड यानी कि आगे से, और एक लेयर हो गई बैक एंड यानी कि पीछे से. कौन सा स्ट्रक्चर बना? सेकेंड एसी वाला. 2 लेयर्स बनी, 2 लेयर्स बनी. कौन सा स्ट्रक्चर बना? सेकेंड एसी वाला. यानी कि एक फ्रंट एंड यानी कि यूजर और एक बैक एंड यानी कि प्रोवाइडर. हाँ कि ना? बोलो यस और नो. यस यू एट द बैक. आप आगे आगे क्यों नहीं बैठ रहे हो? मैं कब से सोच रही हूँ आपको बोलूं. जल्दी आइए आगे दोनों जने. हाँ जी, फ्रंट एंड और बैक एंड समझ में आया? ओके. अब ना एक रेक्टिफिकेशन और करते हैं हम ना. अब लेयर या बर्थ, हम बर्थ ना बोल के बिकॉज तो ट्रेन में होती है, हम अपने आईटी सेक्टर में आते हैं और आईटी सेक्टर में हम इसका एक अच्छा सा वर्ड सब्स्टिट्यूट करके बोलते हैं, दैट इज अ टीयर. 2 टीयर. टीयर यानी कि 2 टीयर, टीयर यानी लेयर, टीयर यानी लेयर. सो ये क्या बन गया आपका? 2 लेयर यानी कि 2 टीयर आर्किटेक्चर, यानी कि ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें कि 2 लेयर होती हैं. लेयर का नाम क्या है आईटी के अंदर? टीयर. टीयर यानी लेयर. अब टीयर ये आंसू वाला टीयर्स नहीं है, नो मोर टीयर्स बेटा. ये वाला टीयर्स नहीं है, ये टीयर्स नहीं है, ये वाला टीयर है. और सिमिलरली बर्थ भी आई वाला बर्थ नहीं था, ई वाला बर्थ था. तो टीयर के अंदर याद रखेंगे टीयर यानी कि लेयर, TIER. और कई बारी बच्चे उसको टायर भी पढ़ देते हैं. तो टायर तो बेटा उसमें लगता है स्कूटी और गाड़ी वाड़ी में. टायर की बात नहीं कर रहे हम, किसकी बात कर रहे हैं? टीयर की. सो ये फ्रंट एंड और बैक एंड क्या बन गया आपका? 2 टीयर आर्किटेक्चर. ठीक है, इतनी बात समझ आती है? ओके. अब आगे चलते हैं. जब मैं आगे आपको लेके जाऊंगी तो मैं आपसे थोड़ा सा और टेक्निकल भाषा में बात करने वाली हूँ. ठीक है. मेरे पास में 2 एंड थे, फ्रंट एंड एंड बैक एंड. आप तो मुझे बता ही सकते हो ना कि कौन सा ऐसा एंड होता है जो कि यूजर वाली भाषा में बात करता है. यानी कि आप मुझे एक और भी चीज बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा एंड होता है जिसका प्रेजेंटेशन के साथ संबंध है. वेरी वेरी गुड. इसीलिए इस लेयर का नाम पड़ा, ये देखेंगे, प्रेजेंटेशन लेयर. कोई दिक्कत? ओके. सेकेंडली बैक एंड पे आते हैं.
बैकएंड क्या करता है, चीजों को प्रोसेस भी करता है और बेसिकली डेटा को सेव भी करता है। तो हमने क्या बोल दिया इस वाले लेयर को, बैकएंड। इस वाले लेयर को क्या बोल दिया, डेटाबेस लेयर। बोलो हाँ कि ना, समझ आया? ओके अब मैं थोड़ा सा आपको और समझाने का प्रयास करती हूँ। आप लोग जानते हैं ICAI हर टाइम में RTP और MTP लॉन्च करता है ना? कभी डाउनलोड किया है? तो कैसे करते हैं, वेबसाइट का URL डालते हैं एंड देन उसके बाद में हम BOS के पोर्टल पे जाते हैं, फिर उसके बाद ACA इंटरमीडिएट ब्ला 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 करते 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 हम क्या करते हैं, उस RTP पे क्लिक करते हैं और वो RTP क्या हो जाती है, डाउनलोड हो जाती है। ध्यान से मेरी बात सुनना, जैसे ही आपने RTP डाउनलोड करी, जो मैं कौन बन गई, यूजर, और वो RTP जो मुझे दिख रही है वो क्या है, फ्रंट एंड। पर वो जो RTP आ रही है मेरे पास और मैं उसको डाउनलोड कर रही हूँ, वो किसके डेटाबेस से आ रही है, ICAI के डेटाबेस से। तो ICAI की वेबसाइट कौन से आर्किटेक्चर पे काम कर रही है, 2 टियर आर्किटेक्चर। किस पे, 2 टियर आर्किटेक्चर। यानी कि एक तरफ यूजर जो है अपनी रिक्वेस्ट डालता है और दूसरी तरफ डेटा जो है वह सेव रहता है और क्या हो जाता है, फेच हो जाता है यूजर की रिक्वेस्ट पे, एक्सट्रैक्ट हो जाता है यूजर की रिक्वेस्ट पे। एक वर्ड मैंने आपको याद करवाया था, रिट्रीव। माइक्रोवेव से खाना निकालना, डेटा क्या हो जाता है, रिट्राइव हो जाता है। किसके डेटाबेस से, ICAI के डेटाबेस से। तो मान लो मुझे इस वाले टीयर का एग्जाम्पल देना हो तो मैं क्या बोलूंगी, ICAI.org। इतनी बात समझ में आती है, आसान है, सिंपल है। ओके अब मुझे बताओ, पहले मैं ये पढ़ा दूं या 3 टियर को पढ़ा दूं, फिर साथ में इकट्ठे पढ़े, जल्दी बताओ। 3 बता दूं, 2 में और 3 में कितने लेयर्स का डिफरेंस, एक, यानी कि एक लेयर जो है एक्स्ट्रा आई है। मैं आपसे पूछती हूं, सेकंड AC और थर्ड AC में लेयर एक्स्ट्रा कहां पर आई है, सबसे ऊपर आई है, बीच में आई है, नीचे आई है, बीच में आई है। तो यहां पर भी लेयर कहां पे ऐड होगी, बीच में। यानी कि 2 लेयर तो वो सेम है। कौन कौन सी लेयर सेम होंगी, प्रेजेंटेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर। एक लेयर बीच में ऐड हो जाएगी, एक लेयर बीच में ऐड हो जाएगी और उस एक लेयर का नाम क्या है, एप्लीकेशन लेयर। क्या नाम है, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ओके अब मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ, ध्यान से। मैं देखती हूँ कि आप कितने अच्छे से आंसर कर पाते हैं। बात ये है, मेरा डाउट है, मतलब देखते हैं आप रिजॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, कि मेरे को RTP डाउनलोड करनी थी। तो मैं गई ICAI.org पे और मैंने RTP डाउनलोड कर ली। ठीक है, मुझे ना अपनी CA इंटरमीडिएट की बुक्स मंगवानी थी। ठीक है, मॉड्यूल स्टडी मैट मंगवाने थे। मैंने सोचा कि फटाफट से ICAI.org खोल लेती हूँ। मैंने खोला, मुझे तो वहां पे कहीं पर स्टडी मटेरियल ऑर्डर करने का ऑप्शन ही नहीं दिखा। नहीं है ना, है या नहीं है, नहीं है। तो फिर मुझे किसी बच्चे ने बोला कि मैडम आप गलत साइट पे हैं, ये जो साइट है ना इसको भूल जाइए। मैंने कहा क्यों, आप बताओ फिर कौन सी साइट पे जाऊं, CDS पोर्टल है ना, यहां पर जाती हूँ। अच्छा, मैंने उससे सवाल किया क्योंकि मेरे मन में डाउट आया, एक बात तो बता, मतलब कि ICAI की जब वेबसाइट बनी हुई थी पहले से, तो उसने एक पोर्टल और खोलकर वहां क्यों ये कारनामे चालू करे। हमारे को बुक्स अगर ऑर्डर करनी है और ये सब काम जो करना है उसके लिए एक अलग पोर्टल क्यों, अलग पोर्टल है, इट्स फाइन, बट मेरा क्वेश्चन है वाई नॉट दिस। माई क्वेश्चन इज, सर्वर पे लोड पड़ जाता। एक आंसर आपका ये आया। अच्छा, और इट इज एज सेम एज कि ट्रेन में सेकंड AC की जगह थर्ड AC कर देना, यानी कि सर्वर पे लोड बढ़ जाएगा। चलो छोड़ो, ओके और तो बेसिकली आप क्या कहना चाहते हैं कि सिस्टमैटिक करने के लिए ऐसा कर दिया। तो फिर एक काम करो, फिर 3 लेयर से करी, फिर 4 लेयर भी कर दो, या मतलब CDS पोर्टल की जगह कोई और भी पोर्टल कर दो, हर एक का अलग अलग पोर्टल कर दो फिर। और इसमें भी CDS पोर्टल में भी ना फाउंडेशन का अलग कर दो, फाइनल का अलग कर दो, इंटर का अलग कर दो ना। क्यों नहीं किया, हाँ अब खर्चा बढ़ जाएगा।
क्या बोलते हो, धोबी का कुत्ता नगर का ना घाट का, यानी कि अपना आंसर सही वहां तक लग रहा है जहां तक मतलब क्या ही बोले, छोड़ो। सो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये डाउट आपके मन में आना चाहिए। आप आज के स्टूडेंट्स हैं, आपको चीजें ऐसे एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, आपके दिमाग में हमेशा वाई आना चाहिए। मैं आईसी का एग्जांपल इसलिए दे रही हूं बिकॉज आप एटलीस्ट कोरिलेट तो कर पाए। जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं उस कोर्स के अंदर वी आर हैविंग मोर देन वन वेबसाइट। व्हाई इज दैट सो? Because in CDS portal there is one more task which is involved, one more task which is involved. Can anyone guess it? किसी ने कभी बुक्स ऑर्डर करी है? So आपने करी है? Come here. Okay, so आपने बुक्स जब ऑर्डर करी थी तो कैसे कैसे ऑर्डर करी थी? Let the audience know about that. वेबसाइट पे गए थे, ठीक है, वहां पे लॉगिन किया अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से, डेट ऑफ बर्थ मेरा पासवर्ड था। अरे नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, हाँ इट्स ओके इट्स ओके, हाँ ठीक है, हाँ उसके बाद अपना सेलेक्ट किया जो बुक्स चाहिए, ग्रुप 1 बुक्स सेलेक्ट करी आपने, ठीक है, उसके बाद कूपन कोड, एक कूपन कोड था, ओ कूपन कोड था, ठीक है, उस कूपन कोड में आपने नंबर डाल दिया, ठीक है, उसके बाद ऑर्डर प्लेस हो गया, उसके बाद तो चौथे दिन आज तक नहीं आए चलो ठीक है, उसके बाद डिलीवरी एंड डिस्पैच, यही था। एवरीवन इज नहीं सेटिस्फाइड नहीं ना 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 गलत वर्ड है। एवरीवन इज एग्रीइंग ऑन दिस पॉइंट, बोलो हाँ कि ना। अब आपके सामने ये पूरा प्रोसीजर इसने बताया, आपको भी समझ में आया, आप भी एग्री करते हैं सेम ही प्रोसीजर है टू ऑर्डर द बुक्स। आप मुझे बताइए डाउनलोडिंग ऑफ आरटीपी वर्सेस दिस प्रोसेस, क्या कोई डिफरेंस है? बताओ क्या डिफरेंस है? क्या क्या क्या? आरटीपी के अंदर कोई कूपन कोड इस्तेमाल करता है? नहीं। क्या कोई पेमेंट है? नहीं है। अच्छा एक बात तो बताओ, मैंने यहाँ पे बुक सेलेक्ट करी, लेट सपोज मेरी बुक का खर्चा ना 10,000 रुपये आया, मैंने सारी बुक्स को ऑर्डर कर दिया और 10,000 रुपये मेरे को दिखा रहा है कि आपको पे करने हैं। फिर आपने एक कोड लगाया, उससे मेरी वैल्यू जो है 10,000 से सिर्फ 10 रुपये पहुंच गई। तो जो ये 10,000 से 10 रुपये की कैलकुलेशन करी वो आपने करी या इसने करी? अरे इसने कर दी। ICAI.org तो नहीं कर रहा है। एट द पॉइंट ऑफ डाउनलोडिंग द आरटीपी तब तो नहीं कर रहा है, ये कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो फिर अब क्या करें? दिमाग का काम है ना, दिमाग के काम में हम क्या बोलते हैं, एक एप्लीकेशन लगाते हैं। बैठिए मैं समझाती हूँ। सो एप्लीकेशन लेयर लगाते हैं। अब एप्लीकेशन लेयर का मतलब क्या है, जो भी चीज दिमाग लगाने वाली होती है उसका हमने अलग लेयर बना दिया। ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मान लो एक फ्रंट एंड है और एक बैक एंड है, अगर मैं इसको 2 लेयर में ही रखती तो बताओ इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होता? वेबसाइट, उसका लॉगिन, बुक्स का सिलेक्शन, कूपन कोड लगाने के बाद जो प्रोसेसिंग चल रही है वो भी कौन करता? वो भी डेटाबेस करता, बट डेटाबेस का काम क्या है? डेटाबेस का काम है सिर्फ डेटा को मेंटेन करके चलना। जब यूजर डेटा मांगे तो मैं निकाल के बाहर रख दूं। डेटाबेस के का काम क्या प्रोसेसिंग करना है? नहीं, डेटाबेस का काम प्रोसेसिंग करना नहीं है, ये लेवल की प्रोसेसिंग करना नहीं है। हालांकि वो तो आरटीपी की रिक्वेस्ट को भी प्रोसेस कर रहा है, बट ये लेवल की प्रोसेसिंग करने का काम उसका नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया, इसको अलग तरीके पे हम ले गए। फिर उसके बाद आपको वो भी दिखाता है, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, इतने देर में डिस्पैच हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक आईडी वगैरह भी देता होगा, बहुत चीजें इन्फॉर्मेशन आपके सामने आते होंगे। वो सारे इन्फॉर्मेशन कभी भी ICAI.org पे आपको नहीं मिलेंगी। सो द पॉइंट इज कि दोनों का आर्किटेक्चर डिफरेंट है। जिस प्रकार से थर्ड एसी और सेकंड एसी की बोगियां अलग अलग बनेंगी, सिमिलरली यहां पर अगर आप अपने यूजर को ये वाला प्रोसेस देना चाहते हैं जहां पर दिमाग का काम है, जहां पर दिमाग का काम है, कोई कंटेंट ऐसा है जिसमें कि मोर देन एक्सट्रैक्शन इज रिक्वायर्ड, वहां पर आपको एक लेयर और डालनी पड़ेगी और उस लेयर का नाम है एप्लीकेशन लेयर। इतनी बात समझ आई? ओके। अब मैं आपको इसी लेयर से
इसी लेयर से एक और चीज समझाना चाहती हूँ, वन मोर थिंग, वन मोर एग्जाम्पल। आप सभी लोग अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, और मैंने लास्ट क्लास में आपको एक होमवर्क भी दिया था, वर्क फ्लो डायग्राम, आपने रीड भी किया होगा, और अगर नहीं भी किया तो अमेजोन से पक्का पक्का शॉपिंग करते होंगे। आपको नहीं लगता कि ऑलमोस्ट द सेम गोज विद द अमेजोन, सेम गोज विद अमेजोन। एंड लेट सपोज कि राखी पे भाई ने मेरे को बोला ले अमेजोन का एक कूपन दे रहा हूं तेरे को, तो मैं रिडीम कर सकती हूँ कूपन, है ना। अगर अमेजोन इस सिस्टम पर बेस्ड है तो बताओ अमेजोन कौन से आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगा, 2 टीयर या 3 टीयर? 3 टीयर। तो जो हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम, वो क्यों पढ़ा? क्योंकि हम ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन एग्जाम में आता है ई कॉमर्स के अंदर जो भी इंसान बिजनेस करते हैं उनकी वेबसाइट्स कौन से आर्किटेक्चर पर बेस्ड होती हैं। तो बताओ कौन से आर्किटेक्चर पर बेस्ड होती है? 3 टीयर आर्किटेक्चर पर बेस्ड होती हैं। तो पूरा का पूरा हमने कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा? क्योंकि सिर्फ एक इस बात का जवाब चाहिए था कि ई कॉमर्स वेबसाइट किस टीयर पर काम करती है, किस आर्किटेक्चर पर काम करती है। अगर Amazon 3 टीयर आर्किटेक्चर पे काम नहीं करता, 2 टीयर आर्किटेक्चर पे काम करता, तो क्या होता? तो आप सिर्फ चीजों को देख पाते, मैक्स टू मैक्स चलो कार्ट में डाल देते, बट जो कैलकुलेशन का काम है क्या हो पाता? नहीं हो पाता। अब बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना? ओके। So we have different websites, we have different criterias, and based upon that, बच्चे प्लीज 2 मिनट चुप हो जाओ, and based upon that we have to differ the 2 tier and the 3 tier architecture. ओके मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप जवाब देंगे। फ्रंट एंड और बैक एंड में 2 लेयर्स होती हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? 2 टीयर आर्किटेक्चर। पहली कौन सी लेयर? प्रेजेंटेशन लेयर। और दूसरी कौन सी लेयर? डेटाबेस लेयर। अब 3 टीयर आर्किटेक्चर में एक लेयर और ऐड हो जाती है, वो कौन सी लेयर? एप्लीकेशन लेयर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके आ जाओ यहाँ पर, अब कंटेंट पढ़ते हैं, और सबसे पहला कंटेंट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ये क्या लिखा है? ई कॉमर्स यूजेस 3 टीयर आर्किटेक्चर। एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं आपके एग्जामिनेशंस की। तो बेटा ये लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ चुका है, इसको हम सिर्फ रीडिंग लगाएंगे और हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम में अब नहीं आएगा इन द सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। एमसीक्यू में तो कोई भी पूछा जा सकता है, तो हम सिर्फ समझेंगे और इसको समझकर साइड रख सकते हैं। चॉइस इज ऑल योर्स। चलो हाँ जी, अब बताओ क्या क्वेश्चंस है? थर्ड एसी में ही तुम्हें कहना, जो सेकंड एसी में तुम कह रहे हो कि एक बर्थ और लगा के थर्ड एसी बना दे, पर हमें तो अलग अलग रखना तुमने ही कहा था, इसीलिए ये हो सकती है उसका मन, वो कितने आर्किटेक्चर बनाए। बट आप जानते हो कि आप एग्जामिनेशन फीस पे करोगे, एक अलग आर्किटेक्चर चाहिए इसलिए उन्होंने अलग बना दिया। फर्दर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड अ पोर्टल। सो पोर्टल्स बहुत सारे हैं, वेबसाइट कम है, आई से आएगी, तो पोर्टल्स बहुत सारे हैं। ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं, अभी धीरे धीरे आईटी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, आ जाए पढ़े फिर। ओके सो आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर क्या होता है? इट इज अ स्टाइल और मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्ट करना। सो इट इज द स्टाइल ऑफ डूइंग द आर्किटेक्चर। ना ई कॉमर्स में द वे नेटवर्क आर्किटेक्चर आर बिल्ड, यानी कि ई कॉमर्स का नेटवर्क किस आर्किटेक्चर पर बिल्ड है, दैट वी वुड बी स्टडिंग। क्वेश्चन ये आया और आंसर में हमें पता चल गया दैट ई कॉमर्स इज बेस्ड ऑन 3 टीयर आर्किटेक्चर। ओके इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम? चलो आगे रीड करते हैं। 2 टीयर आर्किटेक्चर, क्लाइंट यूजर सेंड रिक्वेस्ट टू दी सर्वर। सर्वर यानी कि आईसीआई का सर्वर पे रिक्वेस्ट डाली, मुझे क्या चाहिए? आरटीपी चाहिए। फिर आरटीपी सर्वर रिस्पॉन्ड्स बाय फेचिंग डेटा फ्रॉम इट, यानी कि सर्वर से डेटा फेच करके कहां दिखा देता है? प्रेजेंटेशन टीयर पे या फ्रंट एंड पे दिखा देता है। It is divided into 2 tiers, presentation tier and database tier.
यहां तक कोई डिफिकल्टी? आसान? ओके, आगे चलते हैं. प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है? इंटरफेस. इट इज एन इंटरफेस. व्हाई इट इज एन इंटरफेस? बिकॉज यूजर एंड मशीन, जब भी ये दो चीजें साथ में आएंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंटरफेस. आपको पता है कि आज आप जिस जनरेशन में है उस जनरेशन में कौन सा इंटरफेस जो है यूजर यूज करता है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. पता है हाँ या नहीं पता है? नहीं पता. बताऊं? आज आपके पास मोबाइल फोन है और ठीक है, अरे नहीं भैया शिट नहीं, कोई बात नहीं. सो जैसे ही आप अपना मोबाइल फोन उठाते हैं, मैं आपसे बेट लगा सकती हूँ कि आप ना ऐप के नीचे नाम क्या है ऐप का वो नहीं पढ़ते. आप ऐप के आइकन से फटाफट क्लिक करते हैं, राइट? सो थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूँ आपको. देयर वाज अ टाइम जब हमने अपनी कंप्यूटर्स पढ़ी थी. जब हमने कंप्यूटर्स पढ़ी थी ना, उस टाइम पे जैसे आज आप आ रहे हो ऑन विंडोज, यू आर यूजिंग विंडोज एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो हमारे टाइम पे आती थी डॉस. ठीक है. सो डॉस में और विंडोज में क्या फर्क था? डॉस में ना अगर आपको कोई फोल्डर खोलना होता था ना, तो आपको ना फोल्डर खोलने के लिए आइकन दिखता नहीं था. आपको उस फोल्डर का एक कमांड लिखनी पड़ती थी कि फलाना फोल्डर है, तो उसकी कमांड हम टाइप करते थे. यानी कि एक फोल्डर खोलने के लिए हम 10 सेंटेंसेस लिखते थे. बचपन में कभी आपने करा हो RT90 वो टर्टल वाला किया है? नहीं. तो वो जो कमांड सिस्टम थी ना, दैट वाज इन आवर जनरेशन. बट जब ये विंडोज आई तो इस विंडोज ने क्या चेंज किया कि भैया यूजर जो है ना इतना कुछ लिखना नहीं चाह रहा. पहली बात, इवन वो लिखना क्या, वो पढ़ना भी नहीं चाह रहा. इसीलिए हम किस पे चले गए? यहां पर था यूजर इंटरफेस, जिसमें कि यूजर को मशीन से इंटरैक्ट करने के लिए कोडिंग करनी पड़ती थी. और इस UI को चेंज किया इनटू GUI, यानी कि G यानी कि ग्राफिकल यानी कि हमने आइकन्स को इंक्लूड किया. और आइकन्स को इंक्लूड करके हमने यूजर के लिए एक सहूलियत प्रोवाइड कर दी कि अब आप आइकन पे क्लिक करके और अपना कंटेंट ओपन कर सकते हो, इधर से उधर ड्रैग कर सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो. तो द जनरेशन आई थिंक जो हमारी थी दैट वाज ऑफ द डॉस, एंड नाउ यू आर ऑल हैविंग विंडोज. एंड अभी विंडो कौन सी लेटेस्ट है हमारे पास? 11. सो उसी का ही हम लोग सिस्टम लेने के लिए जा रहे हैं कल परसों. विंडोज 11 का सिस्टम विद अ गुड प्रोसेसर एंड गुड रैम. हाँ असेंबली कराऊंगी. अच्छा तो 3 लाख का पड़ रहा है, तभी तो गई थी नेरो प्लेस. अच्छा तो 3 लाख का पड़ रहा है. चलो बताओ, क्या लगता है आपको कि ग्राफिक्स लगा के आइकन्स लगा के सहूलियत हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई है. और इवन वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट टू कलर्स. तो ये है UI. और मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा, और आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको पता चलेगा कि IT कहाँ का यूज होती है, कैसे कैसे यूज होती है. समटाइम्स वी विजिट एनी वेबसाइट और वी विजिट एनी ऐप एंड वी फाइंड कि यार वाओ, मतलब मुझे ऑर्डर करना है तो मुझे साफ साफ दिख रहा है प्लेस और ऑर्डर हियर. मुझे अगर कोई चीज़ देखनी है सिर्फ, तो मुझे दिख रहा है कि इस सेक्शन में दिख रहा है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है. एंड मुझे पेमेंट करनी है, साफ साफ दिख रहा है कि पेमेंट का है. हर चीज़ बिल्कुल यूज़र के अकॉर्डिंग मेंटेन्ड है. और एक वैसी वेबसाइट पे आप जाते हो जो कि कभी कभी क्या होता है, जैसे आप उसे मोबाइल पे खोलते हो तो ढंग से खुल नहीं पाती है. उसका जो आपको इंटरफेस नज़र आता है, जो आपको उसका स्क्रीन नज़र आता है आपकी लैंग्वेज में, वो उल्टी पुल्टी होती है, कंटेंट उल्टा पुल्टा हो जाता है. तो दैट इज़ नॉट द मोबाइल कंपैटिबल वेबसाइट. ठीक है. तो अब जैसे मान लो वो उल्टी पुल्टी सी वेबसाइट खोली, इधर उधर ड्रैग हो रहा है, कंटेंट इधर उधर जा रहा है, तो क्या आपको दिक्कत होती है? ऑफ कोर्स आपको दिक्कत होती है. तो हम क्या चाहेंगे? हमारे यूजर को दिक्कत ना हो, यानी कि ऐसा इंटरफेस जिसको कि यूजर लाइक करे. सेकेंडली, जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट जो होती है वो डेस्कटॉप पे अलग खुलती है, लैपटॉप पे अलग तरीके से खुलती है, आईपैड पे अलग तरीके से खुलती है, मोबाइल पे अलग तरीके से खुलती है, क्योंकि सबके जो स्क्रीन साइज है वो क्या है? डिफरेंट. वो कंपैटिबल भी यूजर को दिखना चाहिए.
और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि वेबसाइट को लेके यूजर के मन में कोई तकलीफ ना आए। अगर मान लो आपने मेरी वेबसाइट पे विजिट किया और आपको ढूंढना पड़ रहा है कि हम जो है मैम के क्लास नोट्स को, बुक्स को कैसे परचेज करें, तो कोई फायदा है ऐसी वेबसाइट का? नहीं। आज भी मैं बोलती हूँ एक यूजर जो है Amazon ज्यादा यूज करता है कंपैरेटिवली विद अदर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। क्यों? क्योंकि उसको उसके यूजर इंटरफेस से, जिस प्रकार से Amazon ने सब कुछ बना रखा है ना कि आप सर्च बार में सर्च करो, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, फिल्टर लगा सकते हो, फिल्टर आ जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, हर एक वेबसाइट को लेके अपना एक इंटरफेस होगा, अपनी स्क्रीनिंग होगी, अपना पार्टीशनिंग होगी, वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ डिजाइन करेगा, है ना। तो इससे बोलते हैं यूआई यूएक्स डिजाइन। यूआई यानी कि यूजर इंटरफेस। यूएक्स बताओ बताओ बताओ, यूआई तो बता दिया, यूएक्स बताओ। चलो यू तो बताओ, अब एक्स बताओ। एक्स लिया गया बेटा एक्सपीरियंस से। एक्स, ई एक्स बोलूं या खाली एक्स बोलूं, साउंड तो सेम ही आएगी ना। तो यू आई यू एक्स यानी कि यूजर के एक्सपीरियंस को इनहांस करने के लिए। डिजाइनर मतलब अब वो बंदा जो उस वेबसाइट को डिजाइन करेगा ताकि इस प्रकार से डिजाइन होए कि जब भी यूजर इंटरेक्ट करे स्क्रीन के साथ, प्रेजेंटेशन लेयर के साथ, उसका एक्सपीरियंस टॉप क्लास होना चाहिए। सो कभी भी अगर आप देखोगे तो हमेशा ऐसा होगा that if the person is on this post he would be or she would be UI UX designer। कभी ऐसा नहीं होगा कि UI डिजाइनर, नहीं, UI UX designer, because for us customer, for us the user experience is the most wanted factor in our case। ओके एंड अगर इसी के आगे मैं और एक चीज लगा दूं, डिजाइन की जगह, डिजाइन के साथ साथ मैं एक और चीज भी लगा सकती हूं, डेवलपर। यूआई यूएक्स डिजाइनर एंड डेवलपर मैं कर सकती हूं। तो अब क्या हुआ, एंड डेवलपर, यानी कि यूआई यूएक्स को अब ना ही मैं सिर्फ डिजाइन करूंगा बल्कि डेवलप भी करूंगा। डिजाइन समझ लो, इट इज जस्ट द गार्निशिंग ऑफ द फूड, एंड डेवलपिंग यानी कि मेकिंग द फूड। बात समझ आई? सो इफ अ पर्सन इज यूआई यूएक्स डिजाइनर, यानी कि ऐप जो है बनी बनाई मिलेगी उसको, सिर्फ डिजाइन करना होगा यूजर के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और यानी कि कोड पहले से लिख चुका होगा। और डेवलपर का मतलब क्या होगा कि कोड पहले से लिखा नहीं है, यही बंदा कोड डेवलप करेगा और यही बंदा वेबसाइट को या ऐप को डिजाइन करेगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद ये आता है इनिशियल स्टेज, यूआई यूएक्स डिजाइनर, फिर यूआई यूएक्स डेवलपर, उसके बाद सीनियर यूआई यूएक्स, उसके बाद धीरे धीरे करके यूआई यूएक्स से आप बन जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अगर कोई बंदा बीटेक के थ्रू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता तो वो बीसीए एमसीए करके फिर यूआई यूएक्स डिजाइनर बनता है, और एट लास्ट आफ्टर सर्टेन ईयर्स ही वुड बी हैविंग द टैग ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विदाउट अ बीटेक डिग्री। And nowadays, you tell me, might be possible in the years to come, everyone, every business would be in the want to have their own apps and websites. So आप खुद सोचो कि इसकी डिमांड कितनी होने वाली है। And during the COVID time, when everything went online, सोचो इन्होंने कितना कमाया होगा। सबसे बढ़िया कमाया इन्होंने, सबसे बढ़िया, सबसे उम्दा। जो लोगों ने कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम किया, ठीक है, कंपनी से सैलरी उठाई, और साथ ही में जब उनको काम तो आता है, जिस इंसान को ऐप बनानी आती है, उसको ऐप डिजाइन करनी आती है, वो तो फ्रीलांसिंग में भी काम उठा सकता है, फ्रीलांसिंग का भी काम उठाया। मान लो मैं एक टीचर हूँ, मैंने कहा नहीं अब तो मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगी, सबसे पहले मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, वेबसाइट की और ऐप की, तो ये बंदा मेरे पैसे सारे खा जाएगा। समझ रहे हो? तो ये जो है, दिस इज वन ऑफ द फील्ड जो कि मुझे लगता है इट इज ग्रोइंग इन नेचर, जिसमें कि बहुत ज्यादा, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे बोले कि मैम ऐसी कोई फील्ड बता दो मुझे जहां पर कि मुझे थोड़ा बहुत एवरेज पढ़ाई करके भी रिटर्न्स अच्छे मिल जाएं, तो वो ये फील्ड है। इन सीए द हार्डवर्क इज मोर, द रिटर्न्स आर ऑल्सो मोर, बट हियर आप कम पढ़ाई में ज्यादा पा सकते हो। सेकेंडली, बीटेक का रूट के अलावा आपका कॉमर्स के थ्रू भी आप बीसीएम से करके इस रूट में आ सकते हो। एंड
उसके बाद में मान लो आपका यूआई यूएक्स डिजाइन नहीं भी बैठता है, आप डेवलपिंग नहीं भी करते हो, आप बहुत सारे आगे जो सब्सिडरी चीजें होती है उनके साथ आप इंक्लूड हो सकते हो। इवन इसके अंदर रोल जो होता है कंसल्टेंट का भी होता है। मैंने कहा मैं तो काम नहीं कर रही, बहुत काम कर लिया, अब थक गई मैं इसे कंसल्टेंसी देना चालू कर दूंगी कि एक काम करो, हाँ कौन सी वेबसाइट बनानी है, अच्छा ई कॉमर्स की, क्या बेचना है इसको, अच्छा ई कॉमर्स से सब बचेगा, ठीक है ऐसा कर, ये बना ये बना ये बना ये बना, ऐसा कर, इसको ऐसा कर दे, ऐसा कर, ऐसा कर दे। कंसल्टेंट बन गई मैं, कंसल्टेंसी के पैसे जा रहे हैं इसके, क्योंकि ये काम तो हो ही रहेगा। इज क्लियर? सो आप अपने घर परिवारों में इस कोर्स को कैसे कर सकते हैं ये भी बता दूं। इसके इसके दो रूट हैं, बीकॉम करके एमसीए कर लो, बीबीए करके एमबीए ही करते हैं बट एमबीए इन आईटी कर लो, और बीसीए से एमसीए तो आपको पता ही है। हाँ, बीसीए प्लस एमसीए इंटीग्रेट कर लो, 5 साल का कोर्स। अगर अलग अलग करोगे तो 3 इयर्स लगेगा, एक साथ करोगे तो 5 साल लगेगा। ऐसी तो लॉ में होता है, बीए करोगे या बी कॉम करोगे तो 3 साल लगेगा, फिर एलएलबी करोगे फिर 3 साल लगेगा। अगर इंटीग्रेट कर लोगे बीए एलएलबी या बी कॉम एलएलबी तो आपको 5 साल लगेंगे, तो अपना साल बचा सकते हो, कम पढ़ाई में ज्यादा। मैं सच्ची बताऊं, सी का सिलेबस ज्यादा टफ है। और टफ क्यों है, सिलेबस भी नहीं बोलूंगी मैं, पासिंग क्राइटेरिया। इसमें अगर आपने एडमिशन ले ली ना कॉलेज से तो पास तो हो ही जाएगा, ठीक है। एंड देयर आफ्टर वंस यू गेट पास्ड, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट द परसेंटेज। जस्ट आपने रेगुलर किया या कॉरेस्पॉन्डेंस किया। नौकरी तो सीए करने के बाद बहुतों को नहीं मिलती, जिनको देखो कुछ नहीं करना होता ना, उनके पास कुछ भी हो वो कर ही नहीं सकते, और जिनको करना होता है वो कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा कर ही लेते हैं, राइट। तो आप रेगुलर और कॉरेस्पॉन्डेंस उससे मैटर करता है, और आपका कॉलेज मैटर करता है कि आपका कॉलेज कौन सा है, बट परसेंटेज कोई नहीं पूछता। सेकेंडली, जितने भी आपके आईटी बेस्ड कोर्सेज होते हैं, अगर आप कभी भी इनमें जॉब के लिए जाते हो तो वहां पे परसेंटेज ना पूछ के, यानी कि थ्योरेटिकल चीजें ना देख के, वो आपकी प्रैक्टिकल चीजें देखते हैं। इसीलिए इन एवरी इंटरव्यू, अगर आप आईटी की किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपको हर एक इंटरव्यू में आपको उस एक राउंड तो मिलेगा मिलेगा जहां पर कि आपको उनके सामने सिस्टम पर बैठ के चीज करके देनी होगी, पक्का करके देनी होगी। इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन जब इंटरव्यूज नहीं हो पा रहे थे, तब पता लोगों ने क्या किया था, लोगों ने टास्क थमा दिए थे मेल के ऊपर कैंडिडेट को कि आप ये टास्क है, इन टास्क को कंप्लीट करके भेजिए। जैसे कि मान लो ये एक बंदा है, इसकी आपको ऐप डिजाइन करनी है, ये ऐसा पूरा का पूरा कंटेंट देके रखा है, अब वो डिजाइन करके भेजेगा। अगर ये डिजाइनिंग को पसंद आ गया नौकरी लग गई, डिजाइन पसंद नहीं है नौकरी नहीं लगी। ऐसा होता था। करा सकता है, उसके बाद जब किसी और से अगर कराएगा तो आपने क्या कमांड्स यूज करके इसको बनाया है उसको भी लिखना पड़ेगा। अब तुम कहोगे वो भी किसी और से कर लेगा, कर ले, बट जब नौकरी पे जाएगा तब क्या होगा, बस। एआई तो फिर सीए की जॉब भी खा सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती इतने लेवल पर, ठीक है। और डिजाइनिंग की मैं अगर बात करूं, अगर डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पैटर्न पे डिजाइन आपको बना के दे रहा है वो अलग होगा, इंसान डिजाइन अलग बना के दे सकता है। इट मैटर्स अ लॉट। जैसे सीए की फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीए की नौकरी नहीं खा सकती, सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी की नौकरी नहीं खा सकती। कुछ नहीं होगा, चैट जीपीटी भी आ गया, क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया। क्या आज तुम मेरे से क्लास में पढ़ नहीं रहे, यूट्यूब है ना, क्या तुम क्लास में पढ़ नहीं रहे, यूट्यूब होते हुए पढ़ रहे हो ना, बस। तो वही चीज है। और भी कोई कोर्स के बारे में पूछना है? नहीं, अब तुम सीए कर लो भाई, ठीक है। हाँ, बट हाँ, आज के लिए बता दो, आज तुम शादी कर लो फिर, इससे अच्छा तो
मैंने तो नहीं किया। मैं तो बोल रही हूँ शादी कर लो, क्योंकि फिर उसके बाद में इतनी मेहनत है। देखो, इंसान आईएएस करता है, इंसान पीसीएस करता है, आईआरएस करता है, जो भी करता है मेहनत खूब है। एक बार ही शादी करके निमट गए, मेहनत चलती रहेगी आगे। और क्या भाई, देखो, सुनो सुनो, तुम हंसो मत, मैं तुम्हें प्रैक्टिकलिटी बता रही हूँ। देखो, मेरे पास में एक रिश्ता आया, सुनना। और रिश्ता में वो लड़के वालों ने क्या कहा, हमारा बेटा तो आईएएस कर रहा है। अब आईएएस तो एक एग्जाम है ना, उसको कर थोड़ी सकते हैं। या तो एग्जाम में बैठ गया, या तो एग्जाम में नहीं बैठा। कर रहा है का मतलब क्या होता है? मतलब मुझे क्या पता वो किताब किसकी पढ़ रहा है? मुझे क्या पता वो किताब किसकी पढ़ रहा है? या तो आईएएस में बैठ गया, या तो आईएएस क्लियर कर लिए, या तो नहीं करा। आईएएस कर रहा है क्या होता है? और करने के बाद भी क्या गारंटी है कि आईएएस होगा कि नहीं होगा? तो ये बहुत मैटर करता है कि आप इन चीजों को, इसको बोलते हैं हम हेजिंग करना, अपने रिस्क को ना रिस्क फ्री बना देना। ठीक है, तो आपकी डिक्शनरी में यूपीएससी कर रहा है। अब यूपीएससी कोई कोर्स नहीं है, इट इज एन एग्जामिनेशन, राइट? तो कर रहे वाला फिनोमेना जो है खत्म कर देना चाहिए। पहले अपने आप को रिस्क फ्री कर दो, रिस्क वाले से फैक्टर से। सही पकड़े हैं। डे 1 से लेके आज तक हम नॉनवेज से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे। ओके, हाँ, नहीं अब तो हो गया। जो होना था हो गया। तो आप लोग भटकिए नहीं, ठीक है? और अगर आपका मन करता है तो आप आगे जाके, एक द्वार आपके लिए खुला है। अगर आपको आईटी फील्ड में इंटरेस्ट आता है, या आपको लगता है कि आप वहां पे ज्यादा पैसे छाप सकते हैं, ठीक है, तो आप सीए करने के बाद एमबीए इन आईटी करें। इससे दो मुनाफे होंगे, सुनना। आप अभी ईआरपी पढ़ रहे हो, टेली पढ़ रहे हो, अब सुनना, टेली सॉफ्टवेयर है, यानी कि बनाया किसने होगा? एक आईटी वाले बंदे ने। और बनाना किस प्रकार से है वो कौन बनाएगा, बताएगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप बंदा। अगर मान लो मुझे सेक्शंस देने हैं, असेट और लायबिलिटीज, ये कौन बताएगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट इफ यू आर बोथ, यू आर सीए एज वेल एज हैविंग द आईटी एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज, तो आप एक ऐसी सॉफ्टवेयर को इजाद दे सकते हैं जो कि किसी ने नहीं दिया हो। टक्कर का सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, राइट? सो सीए करिए, और उसके बाद जो है कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह लेके आइए जो कि सब दुनिया याद करे, धूम मचाओ। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है? उसके लिए पढ़ना पड़ता है। सिर्फ धूम ऐसे नहीं मचती कि बाइक उठाई और धूम धूम। जब भी पिक्चर आई थी ना धूम, जो फर्स्ट वाला वर्जन था, इसमें एक गाना था, नहीं, अरे वाह, सुना में कौन सा गाना था? बाबा ट्यून भी आती थी, ठीक है, बाबा ट्यून भी आती थी पूरी पूरी पिक्चर में, ठीक है? सो दैट टाइम आई वाज ऑन माय वे टू मुंबई एंड गोवा ट्रिप। तो हम लोग ना उस टाइम पे कैसियो और उसके अंदर ना कैसेट लेके चलते थे गाना सुनने के लिए। तो मर्डर मूवी रिलीज हुई थी और धूम रिलीज हुई थी एक साथ, और बस दोनों की कैसेट्स हम लेके हम गाना वाना सुन रहे थे। तो सुना में, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसी साल हम थे मुंबई के बीच पे, हम यानी कि हमारे पूरा जो स्कूल का ट्रिप था, हम थे मुंबई के बीच पे, और उसी टाइम पे अच्छे स्कूल में एडमिशन कराओगे तो लेके जाएंगे, नहीं तो फिर वो अक्षरधाम ही लेके जाएंगे। हाँ। क्या कह रहा है? अरे हमने तो खूब एंजॉय किया गोवा ट्रिप पे। तो फिर उसी साल हम गोवा मुंबई की ट्रिप पे निकले, एंड उस टाइम पे मोबाइल फोन्स तो थे नहीं, एंड ऑब्वियसली मोबाइल फोन्स है नहीं तो कोई कम्युनिकेशन तो घर से रहेगी नहीं। टीचर्स के पास थे वो बार वाले फोन, तो कभी कदार किसी बच्चे से बात करनी होती थी इमरजेंसी में तो उनके मम्मी पापा उससे बात करते थे, यूजुअली हमारी बात नहीं होती थी। एंड दैट ट्रिप वाज अराउंड 12 to 13 days। मस्त एकदम, ये नासिक वगैरह, नो नो, इट इज अ सीक्रेट। हाँ, तो मतलब हम लोग बाहर चले गए, एंड अब हुआ क्या, अगर आपको याद हो तो
बहुत टाइम पहले, आई थिंक जब आपका बर्थ हुआ होगा लाइक दैट, उसी अराउंड ही मैं इस ट्रिप पे थी, और मुंबई में सुनामी आई थी 26 दिसंबर के आसपास, और हम उसी बीच पे थे जिस बीच पे वो सुनामी और साइक्लोन टाइप्स कुछ आ रहा है, और हमें तो पता ही नहीं, हम तो भाई गए एंजॉय करके और ये आ गए ना, तो मतलब किसी ना भाई, आज तो मोबाइल चलता है, एक अर्थक्वेक भी आता है ना, तुरंत फटाफट स्टेटस अपडेट हो जाते हैं। उस टाइम पे तो कौन सा स्टेटस और कौन सा मोबाइल फोन और कौन सा कुछ चीजें पता चल रही है, पता नहीं चल रहा कुछ भी। हम गए एंजॉय करके आ गए। रात को एक पेरेंट्स का फोन आया हमारे मैम के पास में कि वो जो सब सब ठीक है ना, सब ठीक है ना। अरे भाई क्या हुआ? तब मालूम पड़ा जी साइक्लोन पता नहीं क्या सुनामी आया था, और पीछे से टीने गा दे सुनामी और सुनो तुम गाने सुना, वो वर्ड सुन सुन के ही आया है ये तूफान। इतना सब याद नहीं है बट ये याद है, एंड दैट वाज अ वेरी गुड ट्रिप। एंड हमारे पास में वो कैमरा रोल जिसमें वो शीट फिल्म डलती थी ना, वी वर हैविंग दैट कैमरा रोल, एंड 36 ही फोटो थी हमारे पास। सोचो 12-13 दिन का ट्रिप है और सिर्फ 36। 6th 8th 8th 10th। हाँ हाँ यार, याद ही नहीं है इतना, बट ये याद है कि बहुत एंजॉय किया था। और वो जो फिल्म थी ना, वो एक लड़का था मेरे क्लास में अनुभव, बीच पे ना वो फोटो खींच रहा था, गलत फोटो खींच दी उसने किसी की मैम ने देख लिया, उसका पूरा रोल निकाल के उसी बीच में बहा दिया। हमें इतना बुरा लगा उसके लिए। बट वो जो मेमोरीज है ना, वो मेमोरीज दे आर लाइक फिनोमिनल वन। चलो आ जाओ प्रेजेंटेशन लेयर। हाँ क्या? गोवा इज अप टू यू, हाउ यू वांट टू टेक इट। there we have there we have liquors which are cheaper than cold drinks. Yes, there we have more of non-veg stuffs. जो भी नॉन-वेज पसंद करते हैं उनके लिए बहुत सारी वैरायटी फिशेस में आती है। जितने भी कैफेज होते हैं सब में नॉन-वेज मिलता है। सो गोवा फॉर मी इज लाइक, आई एम अ वेजिटेरियन पर्सन, तो food wise it's not good, otherwise it's very good. Goa is a place to go and chill, it's a place to soothe around. And Goa ki bakeries, oh my god, the kind of cakes they make, the kind of puffs they make, the croissant, oh my god, croissant खाए हैं? Oh my god, croissant अगर तुमने वहां का खाया, it would be, तुम जो पैटीज खाते हो ना उसको भूल जाओगे, तुम्हें क्रॉसो याद रहेंगे। क्रॉसो इतने टेस्टी, इतने मुलायम, ऐसे। बहुत महंगा पड़ जाएगा। कॉन्ट्री ये नहीं कहा कि हम पे कर देंगे, उसे भी कॉन्ट्री कर देंगे। नहीं बेटा नहीं, अभी जो है आज 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 का मैंने कॉन्ट्री का छोड़ दिया है अब, क्योंकि क्योंकि हाँ अब छोड़ दिया ना। अब दहेज देखा मैंने, लोग मांगने से वो ही नहीं कर रहे, तो अब एग्रीगेट करना पड़ेगा ना पैसा, दहेज के लिए भी खर्च कर दूंगी तो कहाँ से आएगा। गलत फहमी में मत जियो, अच्छी बात नहीं गलत फहमी को पालना। चलो, दहेज एक रिचुअल है। इससे मुझे एक चीज याद आई, आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ बस, एंड बस में कुछ सीट्स होती है ना, उनके ऊपर कुछ कुछ लिखा होता है, जैसे महिलाओं के लिए है कुछ ऐसा। तो उसी बस के अंदर ना स्लोगन लिखा हुआ था, ठीक है। एंड एक स्लोगन था कि दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है, वेरी गुड वन। और दूसरी साइड लिखा था दहेज लेना पाप है। एक तरफ लिखा है दुल्हन ही दहेज है और दूसरी तरफ लिखा है दहेज है ना पाप है। बताओ, एक तरफ इज्जत दे दी और दूसरी तरफ कह रहे पाप है। मैं उस बस में जब ट्रैवल करती मुझे इतनी हंसी आ रही, मैंने कहा कहाँ से सोच सोच के कोटेशंस लिखी हैं भाई। हाँ
सो आज तक वो मेरे दिमाग में है वो, और वो बस भी मेरे दिमाग में है. हाँ, और क्या पूछना है? नहीं, तुम्हें गोवा जाना है अगर तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉट ऑन माई लाइक बजट, बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम नाउ डेज कंगाल और गोइंग टू बी कंगाल. सो कहते हैं ना कि आगे आने वाले लॉसेस को पहले ही प्रोविजन बना लेना चाहिए. सो आई एम मेकिंग द प्रोविजन. अभी तक एक कॉन्टिजेंट था, अब धीरे करके प्रोविजन बन ही जाएगा. तो बेटर आई थिंक हम मुझे कंजूस बन जाना चाहिए. हाँ, क्या? देखो ना, डेट फाइनल है ना दूल्हा फाइनल है, पर दुल्हन तो फाइनल है और पैसे लगेंगे ये भी फाइनल है. बाली बाली में केक्स में आपको एग मिलेगा, हम तो नहीं खाते ना. सेकेंडली, बाली के अंदर बाली की टैनिंग ज्यादा होती है गोवा की टैनिंग से. भैया हमें तो टैनिंग से मतलब है, जिसको मतलब नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा. वहां से वापस आओगे तो पहचानने में तो आने चाहिए. ये तो नहीं है कि पहचान में ही नहीं आ रहे. तुम बाली से चप्पल, तुम एक चप्पल में ना पूरा बाली का ट्रिप करना, और जो चप्पल के जो निशान होंगे ना वो जब घर आओगे तो एग्जैक्ट दिखेंगे बाली की ट्रिप से वापस आने के बाद, बिल्कुल एग्जैक्ट दिखेंगे. हाँ, मजे वहां ज्यादा हैं, बट कुछ और तरीके के जो मतलब जिससे हमारा कंसर्न नहीं है. गोवा इज मोर एडवेंचरस एंड मोर इनटू फॉर द फ्रेंड्स जोन टाइप्स. चलो आ जाओ अब तुम प्रेजेंटेशन लेयर. सो प्रेजेंटेशन, आ जाओ आ जाओ. अब गोवा छोड़ दो छोड़ दो, आ जाओ. तुम्हारी यही जगह है, यहीं पे तुम्हें रोज सुबह आना है, यहीं पर शाम तक टिके रहना है. भूल जाओ बीचेस, यही पढ़ना है तुमने, यही पढ़ना है तुमने. ठीक है? क्या क्या क्या? कहाँ पहुंच, सही कह रही है. मुझे मुझे बट ये लगता है कि जिंदगी में हर चीज होनी चाहिए. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती भी होनी चाहिए, जिंदगी में सुकून भी होना चाहिए, हर चीज होनी चाहिए. एंड आप खुद ही देख सकते हो स्कूल टाइम में हमारे ट्रिप्स ऐसा रहे, तो आगे तो अब तो मैंने काउंट करना भी बंद कर दिया कि मैंने क्या क्या कवर कर लिया है, कितने कितने ट्रिप्स हो चुके हैं. और दूसरे बंदे किसी को भी जाना होता है तो आई कैन जस्ट गाइड हिम और हर एग्जैक्टली ये बता ट्रिप पे जाना है, ट्रिप पे जाके ऑब्जेक्टिव क्या है, बस 2 चीज बता दे और बाकी मैं बता दूंगी क्या क्या कैसे कैसे है. The kind of genre we have in Goa, that is amazing. People don't judge you at all, seriously. And स्कूटी चलाने में जो मजा गोवा के अंदर है या केरला के अंदर है वो यहाँ नहीं है. चलिए अब आगे पढ़े. प्रेजेंटेशन लेयर. सो वी हैव 2-tier आर्किटेक्चर. द फर्स्ट लेयर इज द प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेकेंड लेयर इज द डेटाबेस लेयर. सो विच वन इज द यूजर इंटरफेस? आपको तो पता है ना कि बैकएंड तो इंटरेक्ट ही नहीं करता यूजर से, तो इंटरफेस फॉर डेटाबेस लेयर में तो आएगा नहीं. किसके अंदर आएगा? प्रेजेंटेशन. तो इट इज अ इंटरफेस दैट अलाउज द यूजर टू इंटरैक्ट. अच्छा, हमें तो पता नहीं था इंटरफेस होगा तो क्या करेगा. And displays the various products, comma prices to the customer. Is that clear? जो सामान मांगोगे वो आपको दिखा देगा, आप जो पूछोगे वो लिस्ट आपके सामने ला देगा. आरटीपी मांगोगे आरटीपी लाके खड़ा कर देगा. ओके. डेटाबेस लेयर contains the data of the customer, product. जो सामान का जो कंटेंट है, जो स्टोरेज है, वो क्या है? डेटाबेस. ICA वाले एग्जांपल में व्हाट वुड बी द डेटाबेस? आरटीपीज, एमटीपी, स्टडी मटेरियल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहाँ पर कस्टमर की जगह आ जाएगा स्टूडेंट डेटा, मेंबर्स डेटा. एग्जाम्पल क्लियर हो गया? चलो. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज एग्जाम में कुछ आएगा ही नहीं, तो हम नहीं पढ़ रहे. नेक्स्ट इज 3-tier आर्किटेक्चर. 3-tier आर्किटेक्चर में 2 लेयर तो सेम ही है. तो अगर मान लो बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है तो 2 लेयर तो वही चिपकानी है और बस 1 लेयर तो एक्स्ट्रा याद करनी है. सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स. कौन कौन सी लेयर है? प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर. अब देखो सबसे पहला वाला लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? आर्किटेक्चर इन विच फंक्शनल प्रोसेस ऑफ लॉजिक, यानी लॉजिकल ऑपरेशंस. व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेशंस? प्लस करना, माइनस करना, या कुछ ना कुछ परफॉर्म करना.
इसीलिए तो आपने सब्जेक्ट का नाम सुना होगा, लॉजिकल रीजनिंग. Logic, data access, computer storage devices and user interface are maintained as independent modules on the separate platforms. यानी कि कंप्यूटर का डेटा स्टोरेज हम रखेंगे डेटाबेस लेयर के अंदर, यूजर इंटरफेस यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर हम अलग रखेंगे, और लॉजिक और डेटा एक्सेस का वाला पॉइंट हम अलग रखेंगे. यानी कि लॉजिकल ऑपरेशंस कोई और लेयर परफॉर्म करेगी. अगर हमें नहीं भी पता था, हम इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते थे बाय जस्ट यूजिंग वन वर्ड विच इज लॉजिकल ऑपरेशंस. राइट. तो बताओ, अगर एप्लीकेशन लेयर की बात करूं तो मुझे कौन सा वर्ड याद रखना है? लॉजिक्स. ओके, अब बात चलते हैं नीचे. एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर इज ऑल्सो नोन एज मिडल लेयर. हमें तो पता ही नहीं था. कितना अच्छा नाम है दूसरा इसका, मिडल लेयर. आपको पता है इवन बर्थ के लिए भी हम ऐसे ही बोलते हैं, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ एंड अपर बर्थ. वी हैव साइड लोअर, वी हैव साइड अपर. विच वन इज योर फेवरेट? माइन इज साइड लोअर. वो कह रहा है कोई सी भी, बस टिकट किसी और ने कराई हो. ओके, सो एप्लीकेशन लेयर का दूसरा नाम क्या है? मिडिल लेयर. और लॉजिक. टायर कौन बोला रे? टायर बता, क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी? टीयर. लॉजिक टीयर. लॉजिक टीयर क्यों आया? अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था. तो बताओ, एप्लीकेशन लेयर के दूसरा नाम क्या है? मिडिल लेयर या लॉजिक टीयर. अच्छा, इट इज पुल्ड फ्रॉम दी प्रेजेंटेशन टीयर. यानी कि प्रेजेंटेशन टीयर से ही इसको पुल किया जाता है, इसका एक्सटेंशन होता है. परफॉर्म डिटेल्ड प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग तो पहले भी होती थी, बट ये क्या करता है? डिटेल प्रोसेसिंग करता है. एग्जाम्पल, बिलिंग. जो आपने कूपन लगा के अपना बिल क्रिएट किया, इट इज अ डिटेल्ड प्रोसेसिंग. एग्जाम्पल, बिलिंग. अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बिलिंग या फिर आपके पास कोई डिस्काउंट कूपन है या आपके पास कोई ऑफर है. जब आप उसको लगाते हो तो कौन सी लेयर अट्रैक्ट होती है? एप्लीकेशन लेयर. एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपने को नहीं पढ़ने हैं. नेक्स्ट पेज पे जाएंगे. ये आपको डायग्राम देके रखा है. नीचे वाला डायग्राम आप काट देंगे, ये आपको नहीं बनाना, छोड़ दीजिए इस डायग्राम को. ऊपर वाला डायग्राम आप इसको देख सकते हैं अगर एग्जाम में बनाने को आता है तो. वैसे तो नहीं आएगा. ठीक है, बना लोगे ना? आसान है. अपना सिंपल सा भी बना सकते हो ऐसे, और अगर मान लो ये भी नहीं बनाया जाएगा तो ऐसे लिख सकते हो, क्लाइंट और डेटाबेस. ये क्लाइंट हो गया और ये डेटाबेस हो गया. सिंपल बना दो, बट बना तो सकते हो एज पर योर ड्राइंग्स. आपको पता है मैंने ये यहाँ पर ये, हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो सबसे ज्यादा काम एक डेस्कटॉप के अंदर कौन करता है? सीपीयू, प्रोसेसिंग यूनिट. प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? सीपीयू. इसीलिए मैंने इस लेयर को ना सीपीयू की तरह बनाया. यानी कि सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग का काम ये लेयर करती है, डिटेल्ड प्रोसेसिंग का काम ये लेयर करती है, इसलिए इसको सीपीयू के जैसा बनाया मैंने. तो इस डायग्राम को बनाने के पीछे भी दिमाग लगाया मैंने. तो वी आर डन विद द नेक्स्ट टॉपिक, which is architecture of networking system, or we can say the normal architecture. So how many types do we have in architecture? 2. Second AC and third AC. We call it as 2 tier and 3 tier. Okay. 3 tier में ऐसी कौन सी लेयर है जो एक्स्ट्रा है? फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? प्रेजेंटेशन लेयर. एक्सेस किसके द्वारा की जाती है? क्लाइंट के द्वारा की जाती है. और 2 टियर में सेकंड लेयर कौन सी होती है? डेटाबेस लेयर. ये क्या करता है? डेटाबेस को स्टोर करने का काम करता है. अगर कोई यूजर या कोई क्लाइंट जब डेटा मांगता है तो डेटा मांगने के बाद में डेटा को प्रेजेंट कौन करता है? प्रेजेंटेशन लेयर. फेच कौन करता है? प्रेजेंटेशन लेयर. बट उस डेटा को स्टोर कौन करता है? डेटाबेस लेयर. ओके, अब वो डेटा जो है आप किससे मांगोगे? सर्वर से मांग सकते हो, डेटाबेस लेयर से मांग सकते हो. जो आपको वर्ड लिखना है वो वर्ड लिख सकते हो. सेकेंड इज अबाउट दी 3 tier आर्किटेक्चर. प्रेजेंटेशन, डेटाबेस, कॉपी पेस्ट. किसका काम बढ़ा? बस एप्लीकेशन का. एप्लीकेशन लेयर का दूसरा नाम क्या है? मिडिल लेयर या फिर लॉजिक टीयर. ये क्या करती है? डिटेल्ड प्रोसेसिंग. क्या करती है? डिटेल्ड प्रोसेसिंग. इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? आसान था? बोलो ना. नहीं था आसान, टिपिकल तो था. लास्ट बट नॉट लीस्ट, ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सा टीयर यूज करती है? 3 tier.
ये वाला क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपका होमवर्क था. इसमें से कोई दिक्कत है? गिविंग यू 5 minutes, यू कैन रिवाइज इवन. क्या हुआ? तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल. जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी होगा. कोई दिक्कत है वर्कफ्लो में? अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, 5 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, या तो मई में या तो नवंबर में. वेरी गुड. और अब मैं आपको दोबारा टाइम दे रही हूँ पढ़ने का, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है, भले ही आसान है, थोड़ी ना कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आ नहीं सकता. तो आपको दोबारा टाइम दे रही हूँ, दोबारा पढ़ लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए. डायग्राम, डायग्राम आपसे ये तो बनने नहीं वाला, इसको तो भूल जाओ. ये बनाने बैठ गए तो पेपर खत्म हो जाएगा, आप ये डायग्राम नहीं बना पाएंगे. तो आप सिर्फ क्या कर सकेंगे, ऐसे करेंगे सिंपल. हाँ, नाम नाम बस बस, और उसको फ्लो में कर देंगे बस. वर्कफ्लो है ना, तो आप एरो लगा लगा के सारी चीजें कर देंगे. कोई दिक्कत? पढ़ लीजिए. गिविंग यू अगेन 2 minutes टू रिवाइज. आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है एसएम के अंदर. उसके अंदर पोर्टफोलियो मॉडल्स और मैट्रिक्स वगैरह पढ़े हैं. उसमें से वो बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ा है. उसमें 4 कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? स्टार, वो जो कैश का और डॉग्स है ना, हर बुक में तुम्हें फोटो मिलेगी. और बच्चे का जब कॉपी चेक करते हैं ना, उसमें उसकी काओ और उसके डॉग में कोई अंतर नहीं आता. काओ डॉग की तरह लगती है, डॉग काओ की तरह. तो हाँ, इसीलिए बोल रही हूँ बनाना नहीं है. वहां पर भी जैसे उसने कहा नाम नाम, सिर्फ नाम नाम लिखना. अब होता क्या है कि जैसे आप मैट्रिक्स ड्रॉ करने के लिए जाते हो तो आप स्टार बना देते हो. हाँ भाई, स्टार कैटेगरी, क्वेश्चन मार्क. फिर आप कहते हो जब 2 बना ही दिए तो 2 और बना देते हैं. बट वो काओ और वो डॉग बनाने में मतलब खुद का ही पागल हो जाता है. पर इंसान काओ और डॉग ढंग से बना नहीं पाता. तो काइंडली डोंट डू दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स इन एग्जामिनेशन हॉल. टाइम इज वेरी प्रेशियस. तो सिर्फ नामकरण कीजिए. ये नहीं कि 2 कॉलम अगर आते हैं तो कुत्ते और बिल्ली वहां बना रहे बैठ के. हाँ, कैश काउ को कैश काउ क्यों बोलते हैं? हैं? वाह वाह. हाँ, जो निकाल सकता निकाल लो, जो निकाल सकता निकाल लो. चलो, रीड कर लिया? कोई डाउट है तो बताओ. फिर दोबारा वही प्रोसीजर रिपीट करूंगी. मैंने पहले भी तुमसे कहा था, कोई डाउट है तो पूछ लो. अब मैं सवाल पूछूंगी, फिर मत कहना नहीं तो मैम मेरे को डाउट में ही था. स्पेशली यू, देख लो, दोबारा देख लो, ध्यान से देख लो. यू शुड बी ऑल सेट. अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूं तो आपको आंसर फिर आना चाहिए. आपको किससे पढ़ने में मजा आता है, बुक्स से या नोट्स से? ऐसे किससे पढ़ने में मजा आता है? क्या पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, नोट्स या बुक्स? कहते पढ़ने में मजा ही नहीं आता. आपने ऑप्शन ही गलत दिया है. पढ़ने में मजा आता है, पढ़ने में मजा नहीं आता, वो पूछो. ठीक है, मैं समझ गई. हो गया? कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन पूछ लूं? रेडी?
आप आंसर देख के बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? नहीं नहीं है, मुझे सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस बता दीजिए। मुझे सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस बता दीजिए। ठीक है, ओके, हाँ मैं समझ गई, हाँ ठीक है, ओके। और कोई आंसर? सिर्फ डिफरेंस बताना है आपको, पॉइंट लास्ट के 2 पॉइंट्स में। आप सभी लोग इससे एग्री करते हो? व्हाट्स योर नेम? सचिन। सचिन के आंसर से आप एग्री करते हो? एनीवन हु इज डिसएग्रीइंग विद द आंसर? मैम को नहीं पता? अच्छा, तू डिसएग्री करता है? तुम तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, तुम कहाँ डिसएग्री करोगे? लास्ट क्लास में कुछ नाम रखा था ना प्रियंका, रखा था ना? हाँ, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की भी एक कहानी बताती हूँ। वी हैव अ टर्म ऑफ एनोमली, सुना है? एनोमली, एनोमली नहीं सुना? ओके, छोड़ो फिर, रहना दो, क्या करना बता के। अभी तो सुना, हाँ ठीक है चलो। हाँ हम सचिन के आंसर बताते, कोई बात नहीं, एनोमली छोड़ दो। बताइए, अगर तुम चाहते हो कि मैं बताऊं एनोमली क्या होता है, तो तुम्हें ताली बजानी पड़ेगी मेरे लिए, ऑब्वियसली उसके लिए। चलो, जितनी तालियां बजी है उस हिसाब से एक्सप्लेन करते हो, यानी कि शॉर्ट में कर देती हूँ, ठीक है? समझ जाना। सो इन ऑडिटिंग we have one concept or one procedure that if this is the population, then out of this population we select few things and make a sample, right? So this is the population and this is the sample. It is obvious that sample size is always less than the population size, isn't it? It can't be equal. Agreeing or not? Okay. मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताएंगे। How to determine whether the sample is right or wrong? आपने जो सिलेक्शन किया, वो सिलेक्शन जो है कोई भी आइटम का आप कर सकते हो। तो सेलेक्ट करने के बाद जो आपने सैंपल बनाया, वो सैंपल सही है कि नहीं है, वो किस बेस पे डिपेंड करता है? That means what should be the quality of the ideal sample? बताओ। जैसे कहते हैं ना कि एक आइडल रिश्ते के लिए एक्सेट्रा, ऐसी आइडल सैंपल के लिए क्या चाहिए होता है? बताओ, एक अच्छा सैंपल किसको कहेंगे? नहीं पता? एक अच्छा सैंपल उसको कहते हैं जहां पर सैंपल जो होता है वो पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है। ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू रिप्रेजेंटेटिव? ठीक है, एग्जाम्पल, मैंने ना, मेरे क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैंने कहा इनमें से एक सैंपल बना लेती हूँ, ठीक है, ओके। अब उस सैंपल में कौन आया? सचिन, सचिन का दोस्त, सचिन का जो बगल में बंदा बैठा है वो बगल वाला बंदा, वो भी, और वंश, ठीक है, ओके। ये मैंने सैंपल बना दिया, कोई दिक्कत? ओके। अब सुनना, जब मैंने सैंपल को स्टडी किया तो ऑडिट के अंदर क्या होता है? हम क्या करते हैं? सैंपल को स्टडी करते हैं, सैंपल को एग्जामिन करते हैं, बट अपना ओपिनियन किस पे देते हैं? पॉपुलेशन पे देते हैं ना, पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देते हैं, जबकि ऑडिट सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों का किया जाता है। तो ऐसे ही मैंने सचिन से मुलाकात करी, उसके दोस्त से मुलाकात करी, बगल में बैठे व्यक्ति से बात करी और वंश से मुलाकात करी। ये 4 लोगों को ही मैंने सैंपल में लिया और मैंने बोला ये मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और मैंने मेरा ओपिनियन फॉर्म किया। मेरा ओपिनियन क्या था? मेरी क्लास में बहुत ही बड़बोले बच्चे हैं। यही तो ओपिनियन होगा।
हाँ कि ना? ठीक है, पहला ओपिनियन, ठीक है, फर्स्ट ओपिनियन, दूसरा ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन, मेरी क्लास में बॉयज हैं, हाँ कि ना? सैंपल में देखो, सारे बॉयज को सेलेक्ट किया, गर्ल्स को सेलेक्ट नहीं किया। सो आप मुझे बताओ कि क्या क्लास में सारे लोग बड़ बोले हैं? नहीं। क्या इसमें से वंश बड़ बोल रहा है? नहीं नहीं, ही इज नॉट आउटस्पोकन पर्सन एट ऑल। वो गुस्सा कर रहा है, कह रहा है नहीं मैम वंश की तारीफ मत करो। ओके, सो यहां पर मेजॉरिटी बड़ बोले थे, तो क्या हुआ, मेरा ओपिनियन उन पर बेस्ड हो गया, और फिर सैंपल पर जो मैं ओपिनियन देती हूँ वो पॉपुलेशन पे क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया। तो तुमको लगता है ये ओपिनियन सही है? ये ओपिनियन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब ये ओपिनियन रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि सैंपल ही गलत था, यानी कि इट वॉज द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। होना क्या चाहिए था, सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था। बात समझ आई? तो अब बात करते हैं एनोमली की। एनोमली का मतलब होता है वो आइटम जो कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होता है पॉपुलेशन का। अगर मान लो अप्रोक्सीमेटली मेरी क्लास में 20% बच्चे ये बोलते हैं, तो मेरे ओपिनियन में भी 20% ही झलकना चाहिए। बट अगर मैंने सैंपल ऐसा कलेक्ट किया कि सिर्फ वो 20% बच्चे ही आ गए, और मैं कह रही हूँ ये तो पूरी क्लास ही बड़ बोली है, तो मेरा ओपिनियन रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए मेरे सैंपल में कैसे आइटम होने चाहिए, एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव वाले आइटम होने चाहिए। अगर कोई बच्चा मैम की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बाकी सारे बच्चे तो रिस्पेक्ट करते हैं, बट कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई एक ऐसा है जो पूरी क्लास का माहौल खराब करके रखता है, वो मछली जो पूरे तालाब को खराब करके रखती है ना, तो हम क्या कहेंगे, उस मछली को तालाब से निकाल दो, ताकि बाकी मछलियों पे असर ना पड़े। और उस एक मछली का नाम होता है, टेक्निकल वर्ड, एनिमली। क्या बोलते हैं? एनिमली। सो उस आइटम को बोलते हैं दैट इज अ एनिमली। ओके, अब ये ऐसा ना हो कि इसका नाम एनिमली पड़ जाए, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। हाँ चलो, अभी एनिमली समझ में आया? सचिन एनिमली समझ में आया? एनिमली अच्छा नाम था ना? नाम नहीं है, टर्म का नाम है। चलो, सो पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 में क्या डिफरेंस है? पॉइंट नंबर 6 वहीं खत्म हो जाएगा अगर आपका ट्रांजैक्शन का पेमेंट ऑनलाइन जा चुका है। तो अगर ऑनलाइन जा चुका है बेटा, तो पॉइंट नंबर 6 में ही खत्म हो जाएगा। और अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी पे किया है, तो फिर ये वाला स्टेप जो है अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जो पैसा आप दोगे वो भी तो कंपनी के पास पहुंचना चाहिए। इसलिए वर्ड क्या लिखा है? एडिशनल चेक्स आर नीडेड। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना, तो ये पढ़ लेना कि क्या उसमें ऑनलाइन बोला है या सीओडी बोला है। अगर ऑनलाइन बोला है तो यहां तक, और सीओडी बोला है तो यहां तक। और मान लो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आता है कि तुम समझ ही नहीं पा रहे कि मैम हमें तो पता नहीं चल रहा कि हम क्या करें, तो सारे पॉइंट लिख के आ जाना, और यहां लिख देना इन केस ऑफ सीओडी, पहले से लिखा हुआ है। बस आपका आंसर कम से कम गलत नहीं होगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? अभी समझ में आ गया? आगे चले। ओके, लास्ट एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ सिंपल सा, जो कि तुम्हें लगेगा कि यार मैम कितना आसान था, हम खुद ही कर लेते हैं। बहुत सिंपल, बहुत आसान है। ओके, जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी हम कोई काम या कोई धंधा करते हैं, क्या हमारे ऊपर कुछ लॉज, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस लगते हैं? डेफिनेटली लगते हैं। तो अगर मैं एक ई कॉमर्स का काम कर रही हूं, अगर मैं एक अमेजोन कंपनी की तरह ई कॉमर्स का धंधा चला रही हूं, तो क्या मेरे ऊपर भी कुछ गाइडलाइंस, कुछ लॉज, कुछ रेगुलेशंस लगेंगे? डेफिनेटली लगेंगे। तो मैंने क्या किया, इनको बाइफरकेट किया इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट इज गाइडलाइंस एंड सेकेंड इज लॉज एंड रेगुलेशंस। पता है ये 2 पार्ट में क्यों गया? क्योंकि आप अगर लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या अट्रैक्ट होगी? पेनाल्टीज, या जो भी प्रोविजंस होंगे एज पर द लॉ। बट अगर इनको आपने फॉलो नहीं किया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, दीज आर जस्ट दी
गाइडलाइंस। तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज इन रिलेशन टू द गाइडलाइंस गवर्निंग ई कॉमर्स, एंड ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज यू विल सी द लॉज गवर्निंग द ई कॉमर्स। अभी इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत है? बताओ कौन सा गाइडलाइंस में से और लॉज में से कौन सी ऐसी चीज है जो मैंडेटरी है और कौन सी चीज डिस्क्रिशनरी है? एमसीक्यू। प्रीवियस पेज पे जाएंगे, मार्जिन पे लिखेंगे गाइडलाइंस डिस्क्रिशनरी या वॉलंटरी और लॉज मैंडेटरी। डिस्क्रिशनरी यानी कि आपकी मर्जी, आपकी मर्जी ना जी तौबा ना जी तौबा। अजी रस मिलाई आपके लिए इतने हो गया। ओके, सो ये गाइडलाइंस हैं। अब कितनी गाइडलाइंस है? 1 2 3 4 5 6 गाइडलाइंस हैं, ठीक है। लॉस कितने हैं? इसके डबल 12। जाओ देख के आओ, 10+2 लिखा होगा वहां पर, बस वो याद रहेंगे तो उसको आधा कर देना, ये याद रहेगा तो उसको डबल कर देना, ठीक है। ओके, अब जो ये गाइडलाइंस है बेटा, ये आपको एमसीक्यू पे भी मिल सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन बोल सकता है वो, और इसमें से बोल देगा बताओ इसमें से गाइडलाइन कौन सी है और लॉ कौन सा है। कितनी आसान है ना। अगर कोई एक्ट का नाम होगा, लॉ का नाम होगा, तो बेसिकली मैंडेटरी इन नेचर होगा। चलो आ जाओ, तो शुरू करते हैं गाइडलाइन से। सो पहली गाइडलाइन इन रिलेशन टू बिलिंग। बिलिंग कैसी होनी चाहिए? उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली होने चाहिए, और अगर जीएसटी है तो जीएसटी साफ साफ नजर आना चाहिए। मतलब अगर ये नहीं बताता तो क्या हमें पता नहीं था? पता था। बट ये सुनना, ये कौन किसको कह रहा है? ये सब अमेज़न को कह रहे हैं कि अगर तू बिल बनाता है तो ये नहीं कि तू एक कच्चा बिल बना दे, तो एक ऐसा बिल बनाएगा जिसका प्रॉपर फॉर्मेट होगा, जिसमें डिटेल्स होंगी यानी कि डिस्क्रिप्शन होगा, और जिसमें जीएसटी की एप्लीकेशन दिखाई जाएगी सेपरेटली इन केस द प्रोडक्ट इज फेचिंग एनी काइंड ऑफ जीएसटी रेट। इज दैट क्लियर? अगर मान लो वो प्रोडक्ट जीएसटी फ्री है तो जीएसटी इक्वल टू 0% आपको दिखाना पड़ेगा, अलग से जीएसटी दिखाना पड़ेगा। सेकंड किसके रिलेशन में है? वारंटी। उसको प्रॉपर्ली कहां डिस्प्ले करना पड़ेगा? बिल के ऊपर डिस्प्ले करना पड़ेगा। इस पे लिखो एमसीक्यू कि अमेज़न कंपनी को क्या गाइडलाइन दी गई कि वारंटी किस पर शो करनी है? साफ साफ बिल के ऊपर। And you people are very well aware about the difference between warranty and guarantee. अब मैं इसको तो नहीं कराऊंगी, एनएमएल तो मैंने करा दिया, बट वारंटी वर्सेस गारंटी मैं नहीं कराऊंगी। बताओ फिर। हाँ, रिफंड तो बहुत ही कम, बट हाँ चेंज ही करता। हाँ, चलो नेक्स्ट इज शिपिंग के रिलेशन में। तो उसने क्या बोला? ओए अमेज़न, तू बताएगा यूजर को शिपिंग टाइम क्या रहेगा, शिपिंग मोड क्या रहेगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ शिपिंग क्या रहने वाली है, और शिपिंग में पैकेजिंग भी आप कैसी करने वाले हो, बताओगे साफ साफ। यानी कि देखो ये वाली जो बात है ना, पहली वाली, ये साफ साफ यूजर को बताएगा कि शिपिंग टाइम क्या है और शिपिंग का मोड क्या है। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने लैपटॉप का कवर नहीं मिल रहा था यहाँ पर, तो मैंने बाहर से मंगाया था। तो ऑब्वियसली बात है, बाहर से आएगा तो जहाज से तो आएगा नहीं ना, प्लेन से आएगा। जहाज से तो फिर अगले जन्म में ही आता। सो प्लेन से आएगा, उसने मुझे मोड बताया था कि हाँ ये आपका सामान यहाँ पे ऐसे आ रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ट्रक ड्रॉ किया था, यानी कि बाय रोड आ रहा है, तो दैट मोड हैज टू बी डिस्क्लोज टू द कस्टमर। फ्रीक्वेंसी ऑफ शिपिंग, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? हाँ, अब ये तो ऊपर वाला, इसको यूजर को साफ साफ बताना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ शिपिंग किसको बतानी है? जो आपका डिलीवरी बॉय है
उसके पास पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी ऑफ शिपिंग होना चाहिए, उसको कब कब कहाँ कहाँ डिलीवरी करनी है। ये वाली बात किसको खोल देगा? डिलीवरी एजेंट, डिलीवरी बॉय। ये मैं आपको बहुत आसान शब्दों में करा रही हूँ, टेक्निकल वर्ड्स हैं बट हम आसान शब्दों में कर रहे हैं। नेक्स्ट इज शिपिंग पैकेजिंग। आपने कभी कोरियर वगैरह नहीं कराया होगा, मेरा तो रोज का ही काम है, बुक्स वगैरह जाती रहती हैं, बहुत सारी चीजें जाती रहती हैं। तो अगर हम कोई ऐसा सामान भेजते हैं जो कि जैसे बच्चे पास होते हैं तो मैं सारे बच्चों को सर्टिफिकेट्स भेजती हूँ, जो कि आपके ग्लास वाले जो शीट होती है ना, ग्लास शीट के अंदर होता है। अब ग्लास अगर मैं भेज रही हूँ, कुरियर में डाल रही हूँ, तो इट हैज टू बी ऑन द बबल रैप, एंड बबल रैप की भी कम से कम तो 4 लेयर्स, अदरवाइज वो ब्रेकेज फॉर्म में पहुंचेगा। सेकेंड इज, आपको पता होगा कि अगर हम ऐसे कुरियर भेजते हैं तो स्टार्टिंग में ही फ्रंट में ही फ्रेजाइल लिख के स्टिकर लगाते हैं, फ्रेजाइल। अगर इवन आप ट्रैवल करते हो, एयरवे से ट्रैवल करते हो, जब सामान आपका जाता है ना वहां पे रखने के लिए, तो अगर आपके सामान में कोई ऐसी चीज है, मान लो आप एक ऐसी क्रीम लगाते हैं, उसकी शीशी जो है बहुत ज्यादा महंगी है, ग्लास की शीशी है, ठीक है, और आप नहीं चाहते कि जो सामान है टूटे, तो आप बता सकते हो कि इसके अंदर मेरा एक फ्रेजाइल गुड है, तो प्लीज आप मुझे एक स्टिकर दे दीजिए। आपके लगेज के बैग के ऊपर फ्रेजाइल स्टिकर लग जाएगा। एंड फ्रेजाइल का इंडिकेशन क्या होता है? इट हैज टू बी हैंडल्ड विद केयर। ओके, सो शिपिंग की पैकेजिंग इसलिए डिस्क्लोज करनी पड़ती है। इज दैट क्लियर? अब किसको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी? जो कुरियर वगैरह कर रहा है, ऑब्वियसली। तीनों चीजें क्लियर हो गई। ये सारी क्या है? गाइडलाइंस हैं। क्या ये मैंडेटरी चीजें हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब एग्जाम पता है क्वेश्चन क्या आएगा, सुनना। टू डिस्क्लोज द यूजर अबाउट द शिपिंग टाइम इज लॉ और द गाइडलाइन? ऐसे क्वेश्चन आएगा, यानी कि कोई भी अंदर का पार्ट उठा देगा और फिर आपसे पूछ लेगा। कोई दिक्कत? आगे चले। डिलीवरी का मोड क्या रहेगा? यानी कि कुरियर से आएगा या वो इंसान लेके आएगा। कभी कभी आपको पता है पर्सनल सेलिंग भी करते हैं, कुछ ऐसा भी होता है। ओके, इन केस ऑफ सो मेनी थिंग्स हमारे पास में इंसान भी आते हैं। कहना नहीं चाहिए, जैसे अर्बन कंपनी है, अब उसमें इंसान ही आते हैं ना आपको सेवा करने के लिए, फेशियल वेशियल करने के लिए, मतलब मजा आ जाता है। टाइम एंड डे बताएंगे, कब होगा, एंड प्लेस बताएंगे। कोई दिक्कत? आसान। रिटर्न की पॉलिसी को साफ साफ रखेंगे। बताओ ऐसे कौन से गुड्स हैं जिनका रिटर्न आप यस कर लोगे? कितने नंबर ऑफ डेज में? अगर आप एक, पता है आज पहले क्या था मैं बताती हूँ, बहुत टाइम पहले की बात है। कुछ बात हुई ऐसी कि मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए था, तो मैंने कहा यार ये मुझे 2 दिन के लिए चाहिए, एक काम करती हूँ अमेजोन से मंगा लेती हूँ, उसके बाद रिटर्न डेज देख लूंगी, 10 डेज रिटर्न है, और उसके बाद में वापस भेज दूंगी। ठीक है, मैं गई अमेजोन पे देखने के लिए और मैंने ऑर्डर कर लिया, और फिर उसके बाद मेरा काम बना, मैंने वापस कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है रिटर्न पॉलिसी के तहत। और मैं कौन सा रफ यूज कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं आई। बट आज के टाइम पे मैं सेम प्रोडक्ट जो है अगर लेने के लिए जा रही हूं तो मुझे उसमें रिटर्न दिख ही नहीं रहा। वो आइटम है आयरन प्रेस, मुझे 2 दिन के लिए प्रेस चाहिए थी। अब मैं प्रेस लेने के लिए जाती हूँ, रिटर्नेबल है ही नहीं प्रेस, तो मैं क्या? आइटम्स में रेस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। आप कॉस्मेटिक्स जरा अमेजोन से ऑर्डर करके देखो, रिटर्नेबल है ही नहीं, करके देख लो रिटर्नेबल। अंडरगारमेंट्स रिटर्नेबल नहीं है, देते ही नहीं है। डिफेक्टिव तो है ही नहीं। हाय, अच्छा तुम तो ऐसे इतने लेवल तक के हो। मतलब मैं थोड़ा कम थी, मेरे बच्चे मुझसे 2 कदम और आगे हैं कि प्रेस डिफेक्टिव आ गई है ना, क्रीम्स डिफेक्टिव आ गई, हाँ शीशी खुली हुई थी क्रीम की, हाँ अब ये ट्रिक भी अपनाओगे। ओके, सो बेसिकली आपको उसको दिखाना पड़ेगा कि आप कौन से प्रोडक्ट्स पे रिटर्न ले रहे हो, कौन से पे नहीं ले रहे हो, कितने दिन का रिटर्न ले रहे हो। किसी में 10 डेज रिटर्नेबल होता है, किसी में 30 डेज रिटर्नेबल होता है। साफ साफ दिखाओ। द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स रिसीव बैक, क्योंकि जब जो सामान वापस आएगा, रिटर्न बैक आएगा, उसकी ऑथेंटिकेशन। आपने फोन ऑर्डर किया, ये वही वापस आया फोन या दूसरा कोई वापस आ गया, समझ रहे हो? तो उसका एक वेरीफाइंग का प्रोसेस। एंड टाइम ऑफ रिफंड, जब आपने ऑथेंटिकेट कर लिया कि सही सामान आपके पास वापस आया है, फिर आप कितने दिन के अंदर कस्टमर को रिफंड पैक कर दोगे। मैंने एक बार अजियो से कुछ ऑर्डर किया था, साड़ी ऑर्डर करी थी आई गेस।
साड़ी मैंने ऑर्डर करी अजियो से, एंड उसने पता है क्या किया, जो साड़ी का पल्लू होता है ना, वो पल्लू वॉज ऑन द ऑपोजिट साइड, तो वो साड़ी जो है वियर नहीं की जा सकती थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने बोला कि भाई इसमें डिफेक्ट है, इसको रिटर्न कर दो। कोई बात नहीं, रिटर्न करने के चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा पंगा हुआ, पता नहीं मैंने फिर क्या क्या प्रोसेस किया, और मैंने कोई और दूसरी साड़ी मंगा ली। फिर मैंने कहा इसको रिटर्न कर देते हैं, फिर उन्होंने एक और कोई पंगा कर दिया कि अब तो ये वो साड़ी है ही नहीं जिसका आपने रिटर्न डाला है। मतलब मेरे को ना बहुत दिमाग खराब कर दिया, तो क्योंकि वो ना ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर से गुजर रहे थे, वो हर चीज़ को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि ये वो है या ये वो नहीं है। फिर उसके बाद मैं अपने पे आई, और फिर लास्ट मैंने सब कुछ अपने पास रखा और पैसे भी अपने पास मंगा लिए। ये तो होना चाहिए लास्ट में, जब कोई ज्यादा परेशान करे तो। लास्ट में पेमेंट का मोड, आप कौन कौन से मोड में कस्टमर से पैसे एक्सेप्ट कर सकते हो। नेट बैंकिंग का ऑप्शन दोगे, कार्ड में डेबिट कार्ड का ऑप्शन दोगे, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दोगे। सारे पेमेंट के मोड आप अपनी वेबसाइट पे, आप अपनी ऐप पे कस्टमर के सामने डिस्क्लोज कीजिए। ये सारे मैंडेटरी एलिमेंट्स हैं, डिस्क्रिशनरी एलिमेंट्स हैं। तो इनमें से कोई भी एलिमेंट आपको एमसीक्यू में आ सकता है, और सब्जेक्टिव में भी आपके पास से सवाल आ सकता है, व्हाट आर द गाइडलाइंस गवर्निंग ई कॉमर्स। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में सब्जेक्टिव में आता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया बेटा 4 मार्क्स का, ठीक है, मेरा सवाल है कि अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो आप कितने पॉइंट्स लिखेंगे। बस यही गलती कर दी, 6 के 6 लिखना है, यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन आपको ही 6 के 6 पॉइंट लिखने हैं। इज इट क्लियर? गाइडलाइंस में 6 के 6 पॉइंट लिखना है, चाहे उसकी वेटेज कितनी भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो। सिमिलरली हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था वर्क फ्लो डायग्राम, राइट, सीओडी वाला क्वेश्चन। वहां पर भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि वो प्रोसेस है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। बुक्स बंद नहीं करनी है, होमवर्क लिखना है हमें अभी। रुक जाओ, होमवर्क तो लिख लो बेटा, आ जाओ, होमवर्क लिखो पहले, उसके बाद रिवीजन। हाँ जी, ये दिख रहा है आपको लॉज गवर्निंग ई कॉमर्स। तो लॉज आपके जो एप्लीकेबल होते हैं एक ई कॉमर्स कंपनी के ऊपर, वो होते हैं 10 जनरल लॉज और 2 स्पेशल लॉज। 10 जनरल लॉज एंड 2 स्पेशल लॉज, जिसमें से ये अब काट दो, इसका आपको कंटेंट भी नोट्स में नहीं मिलेगा, ये आपको करना ही नहीं है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, आईटी एक्ट करना है। ओके, अब बात करते हैं 10 जनरल लॉज की। तो एक बात मुझे बताओ, कोई इंसान पैसा कमाएगा तो क्या इनकम टैक्स एक्ट नहीं लगेगा? ई कॉमर्स की कंपनी बनाएगा तो क्या कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा? तो आपका होमवर्क है कि जो आपके जनरल लॉज हैं ये आपको रीड करके आने हैं। जो आपके जनरल लॉज हैं ये आपको रीड करके आने हैं। अब स्पेशल लॉ में मैंने कटवाई दिया है, क्या बचता है, सिर्फ ये बचता है। ओके, एक और चीज ये रीड करके आना है, प्लस जो एक्ट है ना, उस एक्ट के जो ईयर है, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, आपको साल पता होना चाहिए। एमसीक्यू के अंदर ये भी पूछ लेंगे कि कंपनीज एक्ट कब आया था, मतलब कहने को क्वेश्चन तो लॉ में फ्रेम करा जाना चाहिए, बट यहाँ पर जिक्र है ना, एक बार किताब में एक वर्ड लिखा हुआ है, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो लॉ का बने, फिर एफएम का बने, किसी का भी बने। तो आपने जो है सबके ईयर्स जो है वो याद करके आने हैं। याद करके आने हैं मतलब याद करके आने, इसमें कुछ समझने का तो नहीं है ना, तो ये आप याद करके आएंगे। और ये जो वाला पार्ट है, आईटी एक्ट वाला पार्ट, ये मैं कराऊंगी। अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये आपका सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत? ओके, अब सभी लोग अपने कॉपीज बंद कर देंगे और हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, सो टुडे इन द क्लास ऑफ ई कॉमर्स वी डिड वेरी फ्यू टॉपिक्स, है ना, बहुत ही कम टॉपिक करे, बट कुछ ऐसे टॉपिक जिसमें से कि मुझे लगता है एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। वी स्टार्टेड विद द आर्किटेक्चर, है ना, हाउ मेनी टाइप्स? 2 टीयर आर्किटेक्चर एंड 3 टीयर आर्किटेक्चर। 2 टीयर आर्किटेक्चर में कितनी लेयर्स होती हैं और 3 टीयर आर्किटेक्चर में कितनी लेयर्स होती हैं?
3। अच्छा, एक बात तो बताओ, जो हमारा 2 tier आर्किटेक्चर है वो आर्किटेक्चर में पहली वाली लेयर में कौन सी लेयर आती है? ओके, ऐसी कौन सी लेयर है जिसके अंदर डेटा सेव होके रखता है? ऐसी कौन सी लेयर है 2 tier के अंदर जो कि प्रोसेसिंग का काम करती है? दो ही लेयर है, या तो प्रेजेंटेशन लेयर करती होगी, क्योंकि डिटेल्ड प्रोसेसिंग तो एप्लीकेशन करती है, तो कम डिटेल वाली कौन सी करेगी? डेटा बेस या प्रेजेंटेशन? So there was a sentence in your copy. This layer is pulled from this layer. देखिए ये बच्चा बुक खोल के बैठा है हाँ। हाँ, सो प्रेजेंटेशन लेयर वो काम करके आपको देती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 3 tier आर्किटेक्चर में कौन सी लेयर एक्स्ट्रा? एप्लीकेशन लेयर का दूसरा नाम क्या है? और एक और नाम? लॉजिक। लॉजिक टीयर या टायर? टीयर, ठीक है। अच्छा, एक बात तो बताओ, ई कॉमर्स कंपनी कौन से आर्किटेक्चर? ओके, आईसीएआई। मैं तो सवाल ही भी नहीं पूछा। ICAI.org पे जाकर अगर आप स्टडी मैट को डाउनलोड कर रहे हो, विच आर्किटेक्चर इज बीइंग यूज्ड, अगर आप वेबसाइट पे जाके किसी वेबसाइट पे जाके कोई कूपन्स और डील्स लगाते हो, नेक्स्ट हमने लोगों ने पढ़ा ई कॉमर्स का वर्क फ्लो। वर्क फ्लो के अंदर क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन ऑनलाइन तक सीमित है तो हम उसमें सीओडी की नहीं करेंगे, वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अबाउट द गाइडलाइंस एंड द लॉज विच आर एप्लीकेबल ऑन द ई कॉमर्स कंपनी। सो मैंडेटरी कौन से होते हैं? लॉज। और डिस्क्रिशनरी कौन से होते हैं? गाइडलाइंस कितनी है? 6, और डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? लॉ। ओके, लॉ में भी क्या बाइफर्केशन है? जनरल कितने हैं? 10। हम जब 12th करते हैं तो लिखते हैं ना 10 + 2, तो ऐसे याद रखेंगे 10 + 2। 10 क्या है आपके? जनरल लॉज, और 2 क्या आपके? स्पेसिफिक। आपको पता है वैसे कि जो यहाँ पे हमने आईटी एक्ट लिखा या हमने आरबीआई के कुछ लिखा, वो क्यों लिखा? क्योंकि ना, क्योंकि आप देखो ई कॉमर्स कंपनी का सारा काम कैसे होता है? आईटी के थ्रू। तो आईटी एक्ट तो मेन एक्ट हो गया ना। सेकेंडली, जब बिजनेस आपका ऑनलाइन है तो पेमेंट भी ऑनलाइन उठाएगा। जब पेमेंट ऑनलाइन उठाएगा तो आरबीआई की जितनी गाइडलाइंस है वो क्या बन जाएंगी? मैंडेटरी बन जाएंगी और स्पेशल बन जाएंगी। इसीलिए आरबीआई की गाइडलाइंस जो कि एक्ट में दे रखी हैं वो कहाँ पर आती है? स्पेशल कैटेगरी में आती हैं। अब बात करते हैं जनरल लॉज की। जनरल लॉज आर एप्लीकेबल टू ऑल द ई कॉमर्स कंपनी जनरली। एग्जाम्पल द कंपनीज एक्ट, द इनकम टैक्स एक्ट, द फेरा, द फेमा, एनी एक्ट जो कि आपको याद आ रहा हो, इवन फैक्ट्रीज एक्ट, जो भी आप याद करना चाहो आप इसको घर से रिवाइज करके आएंगे। नेक्स्ट, गाइडलाइंस की बात करें तो कितनी गाइडलाइंस थी? 6। पहली क्या थी? बिलिंग। बिलिंग में क्या क्या चीज अलग से शो करनी है? जीएसटी पक्का अलग से शो करना है। सेकंड, गारंटी कौन बोला? मुझे तो आगे ऐसा ही थी। जाओ ये आंसर खोलो, अभी रिवाइज करो, आपको पॉइंट्स ये वाले याद नहीं है। जल्दी जल्दी से जल्दी। है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं।
डन। सचिन बताओ पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद सचिन बताएगा सिर्फ। उसके बाद, उसके बाद फिर, पक्का, ठीक है। वंश, अरे अटेंडेंस ले रही मैं। प्रेजेंट मैम। हाँ बताओ, अरे आंसर बताओ, पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स बताओ। इतनी खूबसूरत भी नहीं हूं मैं। अच्छा बगल वाले से आंसर पूछ के दे दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हम्म, पैसा, ठीक है। चलना नहीं है अभी, एक चीज रह गई है। अपनी कॉपीज निकालिए, अपनी कॉपीज निकालिए। जो हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो मॉड्यूल्स पढ़े हमने आज, उसको अपनी कॉपीज में अपडेट कीजिए। दिखाओ। रखो इसको। बाकी सबने कर लिया? दिखाओ। तुम्हारे मॉडल तो इनकम्प्लीट लग रहा है मेरे को। ठीक है, ओके। अब आप लोग एक एक करके बैठ रहिए। अब आप लोग एक एक करके मेरे पास आएंगे और अपनी कॉपीज लेके आएंगे। और मैंने आपसे कहा था कि जिस बच्चे का होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा उसको 100 रुपये पेनल्टी है। ओके, अब सुनेंगे ध्यान से। अगर आपको लगता है कि आपका होमवर्क इनकम्प्लीट है, आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये आपकी गलती है और आपका होमवर्क इनकम्प्लीट है, और आपने आपने मतलब आपने अपनी फॉल्ट एक्सेप्ट अगर कर ली है, तो दैट 100 रुपीज का जो पेनल्टी अमाउंट है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो खुद से अगर एक्सेप्ट कर लोगे तो 100 रुपीज का पेनल्टी अमाउंट वेव्ड ऑफ, नहीं तो रहेगा। द चॉइस इज योर्स। ठीक है, तब भी तो पेनल्टी पड़ेगी फिर। हमें क्या पता घर पे वो कैसे रखी है। हाँ मैं आऊंगी। जिनका इनकम्प्लीट है वो भी अब यही कहेंगे हमारी कॉपी घर पे है। ठीक है, फिर किसी का काम कंप्लीट इनकम्प्लीट नहीं है ना, शुरू करते हैं फिर, है ना। सबसे पहले आप अपनी कॉपी दीजिए। यस। एनिमली, who's that एनिमली? ठीक है, डन। योर नेम? हाँ, कॉपी। इसी की कॉपी है, पहले तो ये देखो। आयुष, अच्छा इसी की कॉपी में नाम था ना वो एक, पार्थ। इसने पीछे से 25 पेज छोड़े, कॉपी आधी हो गई। आजा बाहर आजा। सृष्टि आपका नाम था ना?
हाँ, सृष्टि के पास जाके और उससे पूछ के आओ कि चैप्टर नंबर 4 में क्या करना था। गो एंड आस्क कर, जाओ उससे पूछ के आओ। हर्ष अपनी कॉपी दो। चैप्टर नंबर 4 का फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। कहाँ बनाया फ्लो चार्ट? चैप्टर 4 का, चैप्टर 4 का है, 4 का है, देख लो। हाँ, ई कॉमर्स का पार्ट ए का है, पार्ट ए जो ई कॉमर्स से कॉन्सेप्ट्स है उसी में मर्ज कर दिया, अलग से चार्ट नहीं बनाया। रह गया ना चैप्टर 4, इधर देखा होमवर्क बाकी। अभी भी वार्निंग दे रही हूँ, सैंपल में आप आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप आगे तो आप 100 रुपये दे के ही जाएंगे। एक कैंडिडेट मुझे मिल गया है, इसका होमवर्क इनकम्प्लीट है। आज मेरा समोसे पार्टी करने का मन था। वैसे भी रिक्रूटमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? ये लो। क्यों, ये भी तो कॉपी है, डर लगता है, टैब है ये। वैकॉम तो कंपनी का नाम होता है। हाँ तो कंपनी का नाम है। वो वाला क्वेश्चन का है जो डिफरेंस बिटवीन वाला था, ट्रेडिशनल कॉमर्स, ट्रेडिशनल ई कॉमर्स, वो क्वेश्चन का है। कहाँ है वो क्वेश्चन? हाँ जी, जल्दी बताएंगे। 100 ही करेगा। ये इसकी जैसे दोस्त हो ना, दुश्मनों की जरूरत नहीं है, 200 करेगा ये। चलो, नंबर तुमको दे रखा है बुक के अंदर, कॉपी के अंदर, नंबर तुम्हें पता ही है। जल्दी से शुरू हो जाइए। क्या कह रहा है, दोबारा बोलियो। ये तो बात पहले बोलनी चाहिए थी ना। अब तो वेव ऑफ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। सचिन, नंबर दिख रहा है ये? या तो ये नंबर या तो नोट, करेंसी नोट। जल्दी। हाँ, नंबर है, करो। अभी क्या करना है? अभी है नहीं। आप बैग लेके आए हो, मोबाइल लाए हो, मोबाइल दे दो। वॉच, वॉच दे दो, वॉच दे दो, वॉच दे दो। पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये इसकी बुक की जितनी मारा मारी है ना, वो भी से वापस नहीं मिलने वाले। हाँ, यस, ग्रीन शर्ट। आप अपनी कॉपी सृष्टि के पास लेके जाइए। सृष्टि, काइंडली रेक्टिफाई ये सब चीजें हैं कि नहीं है। वेयर इज दैट क्वेश्चन? ये रहा। ओके, बेनिफिट्स, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, सचिन, कॉपी। ओके, किसकी कॉपी दी है? पास कर दो सचिन, ठीक है।
HRM नहीं है, पहले बोल दिया ना। हाँ ठीक है बस। हाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, अभी तो कह रही हूँ ओके। ये पन्ना कैसे आया है सब? ये तो मैंने पॉइंट्स में गए थे, तुमने पैराग्राफ कॉपी कर दिया। ऑफिशियली मतलब? ई कॉमर्स के चार्ट्स थोड़ा सा सही कर लो, बाकी ठीक है। हाँ जी, और कोई? आप, और आप दिखाइए जल्दी। सैम्पल साइज इज डिपेंडेंट अपॉन द पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन अगर खराब होगी तो सैम्पल का साइज बढ़ाना पड़ेगा। अरे मैं तो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। और पॉपुलेशन अच्छी अच्छी होगी तो सैम्पल्स कम, सैम्पल साइज में काम चल जाएगा। ये तुम्हारी कॉपी है? तुमने अपनी बहन से काम करवाया है? ये इतने कंटेंट बेटा एग्जाम में कोई चेक नहीं करने वाला, ठीक है, इसको पॉइंटर्स में लिखना अगली बार से। अगली बार मेरे को हैंडमेड नोट्स करवाने होंगे, मैं तुम्हारे पास ही आऊंगी। इतने सुंदर। चार्ट्स पीछे है। डन, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अरे रुको, दैट्स ऑल फॉर टुडेज चेकिंग, ओके। एंड आज की क्लास में जब तक ये बच्चा 100 रुपये नहीं देगा, आप नहीं जा सकते। बाकी योर चॉइस, इसे जब्त कर लो, जमा कर लो। सो चॉइस इज योर्स। आप नहीं जा सकते। आप जब तक ये बच्चा 100 रुपये नहीं देगा, आप नहीं जा सकते। हाँ जी।